जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ तो उसमें रा री रू इस तरह के नाम पड़ते हैं, तो वो राकेश रख दिया गया। लेकिन वो राशि नाम इस्तेमाल में नहीं होता। जब तक आप एक एंटी फाउंडेशनल एटीट्यूड नहीं स्वीकार करते तब तक आप किसी न किसी गवर्नेंस के अंदर हैं, एक मास्टर नैरेटिव के भीतर ही आपको रहना है। जब आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या लिख रहे हैं तो आप ये कहेंगे कि मैं प्रतिरोध की कविता लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई शब्द नहीं है। अविचारित रमणीय का मतलब ये होता है कि वो रमणीय तो है लेकिन विचार के नाते नहीं हुआ। चीज़ों को पौरुषेय से समझते हैं। ये सारी स्मृतियाँ, सारे ग्रंथ, व्याकरण, सिद्धांत, इतिहास, पुराण, प्रवचन, कथा, सूत्र, ये सब उसके उपबंधन हैं, उसको समझाने के लिए हैं। मैंने कोई काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं लिखा है सिवाय इसके कि मैंने आचार्य वचनों को, चाहे वो पश्चिम के हैं चाहे यहाँ अपने यहाँ के हैं, उनकी ज्योग्राफी में नहीं गया, उनकी जेनियोलॉजी मैंने नहीं खोजी है कि वो किस वंश के से, लेकिन जो उन्होंने कहा है उसको समझने की चेष्टा में ही मैंने कुछ लिखा है। हर जगह एक वाक्य मिलता था कि गालिब पर बेदिल का बहुत असर है, लेकिन इसका मतलब क्या है या बेदिल को इसके आगे कुछ नहीं मिलता था। पर्शियन लैंग्वेज के साथ एक शुरुआत से समस्या रही है कि जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। असत्य के मार्ग पर चल करके ही आप सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो सत्य है क्या ये कहना मुश्किल है। इस तरह से तो फिर कविता एक संदूक की तरह से हुई जिसकी चाबी आप तलाश कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका संगत में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। संगत की टीम आज दिल्ली के रोहिणी इलाके में है, एक ऐसे विरले लेखक के घर जिनका अधिकार हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी भाषा और उसके साहित्य पर है, जिन्होंने लगभग 4 दशकों तक IIT दिल्ली में गणित यानी मैथमेटिक्स पढ़ाई, जिनकी लिखी छंद छंद पर कुमकुम जो राम के शक्ति पूजा की टीका है, बेहद लोकप्रिय हुई, खासी लोकप्रिय। प्रतिदर्श नाम से उनके निबंधों का संकलन है। शब्दों के मूलगामी चिंतक वागीश शुक्ल। बहुत बहुत स्वागत है वागीश जी संगत में आपका। थोड़ी देर पहले जब मैंने कहा मैं आपको प्रोफेसर वागीश शुक्ल कहूँ तो आपने कहा नहीं प्रोफेसर मत लगाओ आगे। IIT में आप 40 साल तक पढ़ाते रहे, 42 साल तक। 42 साल तक क्यों मना किया आपने मुझे कि प्रोफेसर मत लगाओ? हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं था। हाँ। अभी भी नहीं है। हाँ। नेम प्लेट पर सिर्फ नाम लिखते रहे हैं, वही एक है। अगर आप नाम से नहीं जाने जाते तो प्रोफेसर होने के नाते नहीं जाने जाएंगे। तो यानी वहाँ पर ये कल्चर नहीं है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ये कल्चर नहीं होता है, ये कह रहे हैं? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो UGC का कंसेप्ट है। तो हम लोग UGC से तो गवर्न थे नहीं। तो अब सरकारी तौर पर पता नहीं, लेकिन लोग कहते थे इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस। इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस, हाँ, उसमें तो क्योंकि गिना ही जाता है IIT को। तो जो भी रहा हो, हमने बहुत परवाह नहीं की जी, और दूसरी कहीं जगह पढ़ाया नहीं, तो मालूम नहीं है कि वो क्या था। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में लगता है, इसलिए मैंने कहा प्रोफेसर लगाऊं क्या आगे। आपने मना किया तो मैं रुक गया, मैंने कहा पूछ ही लेता हूँ क्यों मना किया। नहीं, ऐसा कोई मना करने की बात थी नहीं, कभी लगाया नहीं, तो अब जो है हाँ, थोड़ा अटपटा लगेगा। आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान। अच्छा, एक चीज़, मैं इंटरव्यू पूरे आपके साहित्यिक कर्म पर आऊँ उससे पहले एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। मेरा ध्यान बार बार आपके चश्मे की तरफ जा रहा है। इसका नंबर कितना है वागीश जी? अब तो भूल गया है। हाँ, कि कितना है, बहुत ज़्यादा है। हाँ। और अभी चश्मा लगना बाकी है, क्योंकि अभी एक कैटरेक्ट है जिसका ऑपरेशन अभी बाकी है। तो वो जब हो जाएगा तभी चश्मा लगेगा। ये चश्मा तो सिर्फ दिखावे के लिए है, ताकि आँख की खराबियाँ बहुत उजागर न हों। और कब से आप लगा रहे हैं? 12 साल की उम्र से। पहली बार
क्या मतलब लगा था? क्योंकि मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो पूरा वो जिक्र है चश्मे लगने का, हाँ हाँ। इसलिए भी मैं जानना चाह रहा हूँ। अब वही है कि रेलवे स्टेशन पर एक बार पिताजी ने कहा कि ज़रा बताओ कि टाइम क्या है। रेलवे पर पहले बहुत घड़ी बड़ी होती थी, अब भी बड़ी ही होती है, लेकिन मैं बता नहीं पाया, बहुत नज़दीक जाके बता पाया। तो ये अंदाज़ा लग गया कि मतलब ऐसा कुछ गड़बड़ है, जांच हुई, चश्मा लग गया। चलिए, चश्मा लगा लेकिन आपकी नज़र जो है वो बहुत दूर तक जाती रही। नहीं, मैं तो शॉर्ट साइटेड हूँ। नहीं, नज़र जब मैं कह रहा हूँ तो मैं वो बाकायदा उसके उस अर्थ में नहीं कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं भी उसी अर्थ में कह रहा हूँ, मैं नज़दीक से देखना पसंद करता हूँ। अरे क्या बात है। तो थोड़ा सा और नज़दीक चलते हैं आपके जीवन में। आपने पिता का जिक्र अभी किया। पिता तो संस्कृत जानते थे आपके बाकायदा? जानते क्या थे, संस्कृत के तो वो आचार्य ही थे। वही पढ़ा उन्होंने, मुझको भी वही पढ़ाते, लेकिन संस्कृत शिक्षा की स्थिति उनके समय से ही कुछ ऐसा लगता था कि हम एक संस्कृत द्वेषी समाज में रह रहे हैं। तो उन्होंने फिर मुझे अंग्रेज़ी मतलब जीविकार्थ इस तरफ मोड़ा, तो उससे मुझे कुछ दूसरे किस्म के फ़ायदे हुए। संस्कृत पढ़ने में आपकी रुचि उस समय थी? रुचि जैसी तो मेरी कोई अलग से है नहीं, जो सामने आया पढ़ लेता हूँ। तो संस्कृत भी पढ़ी, किताबें घर में पढ़ी थी, लेकिन गुरु से पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला। तो पुस्तकों से ही पढ़ा है, लेकिन वो गुरुओं की लिखी हुई पुस्तकें थी, तो उसमें उससे लाभ हुआ ऐसा नहीं है। लेकिन आपने तो बहुत से ऐसे विषयों की पढ़ाई की जिसमें गुरुओं से पढ़ने का सौभाग्य आपको नहीं मिला, लेकिन आपका लगभग किसी ने नहीं, सिवाय मैथमेटिक्स के। सिवाय मैथमेटिक्स के। तो क्या गुरुओं से पढ़ने का सौभाग्य मिलना ज़रूरी होता है जीवन में? अगर तह में जाना है तो ज़रूरी है, लेकिन फिर वो गुरु भी ऐसे होने चाहिए जो जिज्ञासु को प्रोत्साहित करें। अगर वो नहीं बताना चाहते किसी भी कारण से, या पतंजल ने महाभाष्य में एक सवाल उठाया है कि व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए, तो उसके बहुत से कारण उन्होंने बताए, उसमें एक यही है कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे व्याकरण तो आपको छात्र नहीं मिलेंगे। तो पढ़े हुए गुरुओं से पढ़ना चाहिए अगर वो पढ़ाना चाहें। कुछ अपनी माँ के बारे में बताइए, क्योंकि माँ के बारे में बताना क्या है, ये शरीर उन्हीं का है जी। और उनका क्षेत्र जो था उसमें उन्होंने मतलब मुझे पालने पोसने में, मुझे जिलाने में करुणा किसको कहते हैं ये उन्हीं से सीखने को मिला। बाकी घर वही चलाती रहीं, हालांकि पढ़ाई उनकी कुछ नहीं थी, स्कूली रामायण बाँचने और चिट्ठी लिखने पढ़ने तक सीमित थी। लेकिन सीखा शायद सबसे ज़्यादा उन्हीं से। क्योंकि माँ के संघर्ष पे आपने बाकायदा एक इंटरव्यू में कई पन्ने लिखे हैं उनके बारे में। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि मैं वो सवाल किस तरह से आपसे करूं, तो मैंने सीधा सीधा यही पूछ लिया कि उनके बारे में कुछ तो बताएं। बस ऐसा ही है। क्या क्या सीखा उनसे? वो मैंने अपने छंद पर कुमकुम की भूमिका में लिखा है जी जी कि मतलब ये सुनी हुई बात है कि देवी का करुणा कोश अक्षय होता है, लेकिन इसका अनुभव तो माँ से ही होता है। विद्यालय जा रहे थे? विद्यालय? हाँ, जा रहे थे जब आप, हाँ। उस समय के अनुभव
आपके जो रहे वो मैंने पढ़े तमाम अनुभव आपके। हाँ। लेकिन उसके बाद पर स्टूडेंट तो आप जाहिर सी बात है बहुत होनहार रहे, टॉपर रहे, पूरे प्रदेश के टॉपर रहे। हाँ, मतलब परीक्षा पास करता गया। हाँ, एक समय तो ऐसा आया कि पूरे यूपी के टॉपर आप रहे 12वीं में। और हाँ, जब वो सब था। मतलब एक मेरिट सूट की लिस्ट निकलती है, हाँ, उसमें अगर आप पहले नंबर पर आ गए तो भी ठीक है, 10वें पर आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। छात्रवृत्ति तो लेकिन आपको उस पहले पे आने की वजह से मिली, स्कॉलरशिप आया था मैं पहले नंबर पर, ये बात सही है। हाँ। लेकिन उससे कोई, हाँ, उससे मुझे एक वजीफ़ा मिला जिसके भरोसे मैं आगे पढ़ता गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहुंचने के बाद, जिसको आपने कहा कि मैं पास से चीज़ों को देखना ज़्यादा पसंद करता हूं, क्या वो दृष्टि, क्या वो नज़र इलाहाबाद विश्वविद्यालय की देन रही? क्योंकि वहाँ पर तो आपको बहुत लोगों का सानिध्य मिला होगा। वहीं पर फिराक भी थे, वहीं पर वीडीएन शाही भी थे, विजय देवनारायण शाही भी थे। ये सब मेरे अध्यापक थे। और फिराक साहब नहीं थे, वो रिटायर कर चुके थे। उनके छोटे भाई ने मुझे पढ़ाया है, यदुपति सहाय ने। लेकिन फिराक साहब के लेक्चर्स मैंने सुने हैं। यदुपति सहाय, यदुपति सहाय, जी जी। तो उन्होंने मुझे शेक्सपियर पढ़ाया था। हाँ। लेकिन फिराक साहब के लेक्चर्स मैंने सुने हैं अंग्रेजी साहित्य पर। और विजय देवनारायण शाही, वो अंग्रेजी पढ़ाते थे, नाटक, गर्ल्स, मॉडर्न प्लेस, गर्ल्सवर्दी वगैरह पढ़ाया उन्होंने। हाँ। और किन किन के सानिध्य आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मिलता रहा? सानिध्य जैसी तो कोई चीज़ नहीं है। हम छात्र थे, वे लोग अध्यापक थे। और उनका स्थान क्या है ये भी मुझे बहुत बाद में पता लगा, हिंदी साहित्य के संदर्भ में। तो अब जैसे हमारे अध्यापकों में प्रकाश चंद्र गुप्त थे, लेकिन प्रगतिशील लेखक संघ में उनका क्या दबदबा था ये तो बहुत बाद में नामवर जी से पता लगा। आपकी इस बात से मुझे एक और बात याद आ रही है, और मैं वापस थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ। आपको बहुत बाद में ये भी पता लगा कि पिता के पास जो साहित्यिक किताबें हैं, जो साहित्य है, वो पढ़ते थे। उससे पहले आपको ये लगता नहीं था। एक समय ऐसा आया जब आपने उनकी अलमारी वगैरह खंगाली और उसमें कुछ किताबें आपको मिली? नहीं, अलमारी नहीं, पढ़ते हुए तो उनको देखा था देर रात तक। हाँ। लेकिन चूँकि मतलब बहुत से विषयों पर उनके पास पुस्तकें थीं और आचार्य वो व्याकरण में थे, तो एक कैटेगरी होती थी, मतलब एक हायरार्की थी काशी के पढ़ने वालों में कि सर्वश्रेष्ठ कोटि का जो छात्र होगा वो व्याकरण पढ़ेगा, और मतलब A+ मान लीजिए, ठीक। तो A+ व्याकरण हो गया, A जो हो गया वो न्याय हो गया। तो इस तरह से नीचे गिरते गिरते साहित्य कहीं C में आता था, C ग्रेड में। तो उन्होंने व्याकरण से तो नहीं शुरू किया। वैसे एक दिन मैं पाठशाला गया हूँ तो वहाँ पर व्याकरण से ही शुरू कराया जाता है, तो अलग सिद्धांत कौमुदी के कुछ सूत्र रटे मैंने। लेकिन उन्होंने मुझे न्याय पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैं हाई स्कूल पास करके गर्मी की छुट्टी में था, पढ़ता हुआ। तो फिर उन्होंने 1-2 हफ्ते बाद साहित्य शास्त्र की पुस्तकें कुछ छपा दी, थमा दी हाथ में। तो उसमें भी मैंने कोई बहुत कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन उसके श्लोक जितने थे वो उदाहरण श्लोक वो याद हो गए मुझे। तो इस तरह से था। अच्छा, आपका नाम वागीश तो नहीं था, राकेश रखा गया था। हाँ, लेकिन वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार था। हाँ। तो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब मेरा जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ तो उसमें रा, री, रू इस तरह के नाम पड़ते हैं। हाँ। तो वो
राकेश रख दिया गया। हाँ लेकिन वो राशि नाम इस्तेमाल में नहीं होता। हाँ। तो मुझे कुलकुल कह के सब बुलाते थे। अब वो पीढ़ी नहीं है जो मुझे इस नाम से बुलाती थी। लेकिन जब तक वे लोग थे तब तक मेरी उम्र से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा, वो इसी नाम से बुलाते रहे। बाकी स्कूल में नाम लिखाने के लिए नाम कुछ हो जाता था तो वागीश नाम। तो ये आपने खुद रखा? नहीं, मिल करके बातचीत हो रही थी तो क्या नाम रखा जाए स्कूल में। तो ये नाम लोगों को पसंद आया, मैंने भी कहा ठीक है। हाँ, इतना ही है। चलिए वापस इलाहाबाद की तरफ आता हूँ। जी। इलाहाबाद में जब इतने सारे लोग थे तो वहाँ पर बहुतेरे जिनके आपने सब नाम लिए, साहित्यकार सब लोग लिख ही रहे थे उस समय, और अंग्रेज़ी के और बाकी विषयों के बड़े जानकार थे। आपके विषयों में बहुत विविधता देखी गई। आप आज सारा काम देवनागरी में कर रहे हैं, हिंदी भाषा में लिख रहे हैं जी। लेकिन विषय के तौर पर आपने गणित का चुनाव किया था। इसलिए कि वो ये अंदाज़ा था कि बाकी चीज़ें तो शायद मैं खुद भी पढ़ लूँगा, क्योंकि कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है उन सब में। लेकिन गणित का एक वर्टिकल स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने घर पर कहीं से शुरू कर दें। जो भी पेपर आप पढ़ेंगे उसके पहले का पेपर आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ये मुझे लगा कि मैं अपने बल पर इसको नहीं पढ़ सकता, मतलब क्लास में बाकायदे पढ़ना ही होगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरह से ही होगा। और क्या ये वही दौर था जब आपने एक अंग्रेज़ी की पुस्तक का अनुवाद कर दिया था? अंग्रेज़ी की पुस्तक का अनुवाद 3 मस्कटियर्स मैंने नहीं किया था जी। वो 3 तिलग्गे नाम से एक किताब पढ़ी थी लाइब्रेरी में, स्कूल में जी। वो मैंने पढ़ी थी। मतलब वो पहला विदेशी उपन्यास है जो मैंने पढ़ा, लेकिन हिंदी भाषा में। अब शायद वो अनुवाद कहीं मिलेगा नहीं। आपने आलोचना की थी उसकी? आलोचना इस अर्थ में थी कि हमारे अध्यापक ने पूछा, हाँ। जब पढ़ चुका मैं, कि इन चरित्रों के बारे में बताओ, क्या मतलब रिएक्शन है तुम्हारा पढ़ने के बाद। क्योंकि आपने लिखा कि यहाँ से मेरे एक कह मतलब सकते मान हैं सकते हैं, मतलब मुझसे राय पूछी गई कि उपन्यास कैसा है। अगर अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा, और क्या इसमें कोई खामियां भी हैं वगैरह वगैरह, इस तरह के सवाल थे। लेकिन इससे पहले आप कविताएं लिख रहे थे। वो तो खैर ऐसे ही है, मतलब नहीं ऐसे नहीं। आप कुछ बताएं उस दौर के बारे में। कविताएं लिख रहे थे, फिर कविताएं लिखना छूट भी गया, ये आसक्ति और मिलाने वाली बात थी, और वो कुछ हद तक चली। मतलब ऐसा भी नहीं है कि अगर गीत के रूप में, मतलब गीत का जो है उसमें रखा जाता तो ख़राब होती थी। लेकिन बाद में मुझे लगा कि जब मैं इधर कुछ नई कविता की तरफ उन्मुख हुआ तो मुझे लगा कि इसमें कहीं श्रीकांत वर्मा दिख रहे हैं तो कहीं रघुवीर सहाय दिख रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि मतलब कोई ना दिखे, कोई ना दिखे। तो कभी बनने का मैंने, लेकिन किसी ना किसी की छाप तो होती ही, आप इमिटेट तो किसी ना किसी को करते ही हैं शुरू में। हाँ, मतलब इंटेक देखिए ऐसा है कि मैथमेटिक्स ने मुझे पढ़ना सिखाया, मतलब ये नहीं कि इसी में। तो वो किस अर्थ में है कि मैं एक किस्सा आपको बताता हूँ। जब मैं आईआईटी कानपुर में पढ़ता था, उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स आएंगे, उनको छोड़ दीजिए। तो बेसिकली हम जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं उसको हम क्लासिकल मैथमेटिक्स कहते हैं, और वो कुछ एक्सियम्स पर आधारित है, जिसमें एक है एक्सियम ऑफ चॉइस। तो ये करीब हज़ारों साल से ये सवाल उठ रहा था कि एक्सियम ऑफ चॉइस इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब ये है कि क्या इसको बाकी एक्सियम से एक थ्योरम के तौर पर निकाल सकते हैं,
या ये एक ऐसा एक्सियम है जिसको हटा करके भी एक सिस्टम कायम कर सकते हैं। तो ये 1966 की बात है जब इस पर किताब आई, उसके एक आध साल पहले प्रूव हो गया होगा कि ये इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर ये हट जाए तो भी आप मैथमेटिक्स का एक सिस्टम बना सकते हैं। तो हुआ ये कि आईआईटी कानपुर में कुछ रिक्रूटमेंट के मतलब एडवर्टाइजमेंट निकला, लोगों ने अप्लाई किया, इंटरव्यूज हुए। तो हम लोग स्टूडेंट थे, हमारे सुपरवाइज़र थे प्रोफेसर एसपी फ्रैंकलिन, स्टैनले फिलिप फ्रैंकलिन, पीएचडी में था मैं। तो वो इंटरव्यू के किस्से कुछ बाद में सुना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि देखो एक कैंडिडेट है आया, उसने कहा मैंने मेजर थ्योरी पर पीएचडी की है। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि रियल लाइन पर कोई अनमेजरेबल नॉन मेजरेबल सेट है? तो उसने पहले कहा कि हाँ, फिर कहा कि नहीं, फिर कहा कि मुझे पता नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं और कह रहे हैं कि मैं मेजर थ्योरी में पीएचडी हूँ। इस तरह की बात चल रही थी। तो मैंने कहा कि सर, लेकिन उसने तीनों जवाब ठीक दिए हैं। तो वो बोले कैसे, तीनों जवाब कैसे ठीक दिए हैं बताओ? तो मैंने कहा देखिए, अगर आप एक्सियम ऑफ चॉइस मान के चलेंगे तो देयर एग्जिस्ट ए नॉन मेजरेबल सेट ऑन द रियल लाइन। तो इसलिए जब उसने कहा हाँ, तो उसने कहा ठीक है। अगर आप एक्सियम ऑफ चॉइस मान के नहीं चलेंगे तो आप एक मैथमेटिकल सिस्टम बना सकते हैं जिसमें कि एवरी सबसेट ऑन द रियल लाइन इज मेजरेबल। तो उसका दूसरा भी जवाब ठीक था। और उसका तीसरा जवाब इसलिए ठीक है कि आपने ये तो बताया नहीं कि आप किस सिस्टम के भीतर ये सवाल पूछ रहे हैं। आपने एक्सियम ऑफ चॉइस मान के पूछा था या बिना माने पूछा था, तो वो क्या जवाब दे सकता था? तो खैर जाहिर है कि मतलब वो बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि ये 68 की बात है और ये रिज़ल्ट 68 में आया था। लेकिन इससे जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि कोई भी कैटेसिज्म जो है सही या गलत का, वो एक फ्रेमवर्क में होता है। तो अगर आप फ्रेमवर्क मान के चलेंगे तब जो है बातचीत होती है। तो बहुत बाद में ये चीज़ मुझे दूसरे संदर्भ में समझ आई, वो भी मैं सुना देता हूँ कि समझ में क्या आई, मतलब इसका पैरेलल मिला कि मतलब ये बात कहाँ से उठती है। आपने चारवाकों का नाम जी सुना होगा। जी। तो उनके बारे में बहुत सी चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन बेसिकली ये है कि वो किसी प्रमाण को नहीं मानते। और एक मध्यमक शास्त्र है नागार्जुन का, लोग शून्यवाद कहते रहते हैं। तो उन्होंने भी अपना ग्रंथ जो लिखा है उसमें सारे प्रमाणों का खंडन ही है। और श्रीहर्ष अद्वैत वेदांत के हैं, तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है खंडन खंड खाद्य, उसमें भी सारे प्रमाणों का खंडन है। तो उन्होंने अपने ये थर्ड बुक जो मैंने अभी बताई, श्रीहर्ष ने शुरू किया है कि आप कहते हैं कि बिना प्रमाणों के वाग व्यवहार नहीं हो सकता। मतलब आपको कुछ मान के चलना पड़ेगा कि भाई इस चीज़ को हम प्रमाण मानते हैं, इस चीज़ को नहीं मानते। ठीक है। तो कुछ एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए, एक फाउंडेशन होनी चाहिए जिसके आधार पर हम बात कर सकें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे आपके बीच में मान के चलनी पड़ेगी। ये चीज़ प्रमाणित करती है, ये चीज़ प्रमाणित नहीं करती है। सत्य का निर्णय इस तरह से होगा।
तो उन्होंने कहा कि ये पहले ही आपने एक अजीब ज़बान ऐंठ लेने वाला मंत्र ईजाद किया है, यहाँ से शुरू करते हैं किताब को अपनी वो। तो इस हिसाब से तो ना बृहस्पति ने सूत्र लिखे, बृहस्पति सूत्र का मतलब चारवाक, यानी न तो चारवाकों ने कोई तर्क दिया और न तथागत ने, भगवान बुद्ध ने मध्यमक शास्त्र का उपदेश दिया, और न ही भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। तो ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि बिना परमाणुओं की सत्ता माने हुए सत्य का निर्णय नहीं हो सकता। फिर आगे ग्रंथ चलता है, सारे परमाणुओं का वो खंडन होता है। बेसिकली जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एक्सियम्स को क्वेश्चन करने की है। आगे एक दूसरे से झगड़ा करते रह सकते हैं आप, लेकिन एक्सियम्स को एग्जामिन किए बिना काम नहीं चलता है, अगर आप कुछ समझना चाहते हैं। दो चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं। पिछले 5 मिनट में हम गणित से और दर्शन की तरफ गए जी, और दर्शन से वापस एक्सियम्स पर आए, यानी गणित पर आए। नहीं, वो एक्सियम का मतलब हर जगह है। हाँ, दर्शन है, साहित्य है, कुछ भी है। हम पिछले 5 मिनट में हम 2 विषयों की तरफ गए। आपके पूरे जीवन को अगर मैं देखूं और आपके पूरी सर्जना को अगर मैं देखूं, साहित्य की सर्जना को, लेखन को, तो उसमें गणित जो आपकी ये ट्रेनिंग है पढ़ने की। हाँ, व्यावसायिक जीवन का भी एक आधार रहा। वहाँ से आप शुरू करते हैं और वो ट्रेनिंग आपको देता है, ट्रेन करता है पढ़ने के लिए। फिर आप दर्शन पढ़ते हैं, फिर आप साहित्य में भी आपका दखल होता है, इतिहास की तरफ भी जाते हैं जहाँ पर आप परंपरा पर भी चिंतन करते हैं और आधुनिकता पर भी चिंतन करते हैं। आप समकालीनता की बात भी करते हैं, फिर आप ऋग्वेद की भी बात करते हैं। तमाम चीज़ें इस तरीके से अगर हम देखें, सवाल यह है क्या इनके समायोजन का विचार आपने पहले से तय कर रखा था, या आप कोई केंद्र खोज रहे थे जहाँ पर आकर आपकी चेतना टिके और वो केंद्र आपको मिल नहीं पाया, इसलिए लगातार आप घूर्णन करते रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खोजने जैसी इसमें कोई बात नहीं है। और केंद्र से चीज़ें अगर नियंत्रित होंगी तो अल्टीमेटली वो वही एक्सियम की बात आती है जिसको मैं कह रहा हूँ। तो यू हैव टू क्वेश्चन द सेंटर, मतलब एक कोई मास्टर नैरेटिव नहीं है, यही मान के चलना चाहिए। यानी कोई ऐसा गवर्निंग नैरेटिव नहीं हो सकता जिसके तहत आप काम कर रहे हैं। अगर आप उसके तहत काम कर रहे हैं तो फिर जो है आप नहीं कुछ कर रहे हैं, मतलब वो गवर्निंग नैरेटिव ही बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। नहीं, मुझे जवाब नहीं मिला जो मैं पूछना चाह रहा था। आपने कहा यू हैव टू क्वेश्चन द सेंटर, ठीक है। उस सेंटर कोई तो होगा, वो सेंटर गणित का हो सकता है, वो सेंटर दर्शन का हो सकता है, वो सेंटर किसका है? क्योंकि वो सेंटर हर विषय में आप खोजेंगे ना, तो बहुत सारे सेंटर हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, एक ज़रा इतिहास वाला वर्ड, मतलब वो लैंग्वेज करेक्शन कर लिया जाए। दो अलग अलग चीज़ें हैं, हिस्ट्री और इतिहास, ठीक है। तो इतिहास जब मैं कहता हूँ तो उसका मतलब केवल रामायण या महाभारत होता है, जो हमारे इतिहास ग्रंथ हैं। हिस्ट्री वो चीज़ है जिसे सामान्यतया आप इतिहास कहते या मानते हैं। तो उस अर्थ में इतिहास केवल एक ट्रांसलेशन है। तो ये विभेद कैसे? ये भेद बहुत बड़ा है, और इसको ऐसे समझ लीजिए कि इतिहास की पहुंच कहाँ तक है, 6000 साल से अधिक नहीं है। तो मान लीजिए हम महाभारत पढ़ रहे हैं, ठीक। तो इतिहास का काम ये होता है कि पहले वह महाभारत काल निर्धारित करेगा कि कब ये लिखा गया, तो उसका एक समय निर्धारित करते हैं, 3000 साल पहले, 4000 साल पहले, 2000 साल पहले जी। तब वो बहस जो है इस पर चलती है।
उसके बाद एक सवाल उठता है कि ये एक आदमी ने लिखा या बहुत आदमियों ने लिखा मिल करके। इसमें इंटरपोलेशंस होते गए, एडिशंस होते गए, एक्वेशंस होते गए, तो असली टेक्स्ट कौन सा है, मतलब इसमें ओरिजिनल क्या है, तो एक सवाल ये जुड़ जाता है। तो इन चीज़ों के इर्द गिर्द ये चीज़ घूमती रहती है। मतलब महाभारत स्टडीज़ का मतलब ये होता है। उसमें फिर एक कोलैबोरेटिव एविडेंस के रूप में मतलब कोई कहीं खुदाई होती है तो आपको बताया जाता है कि देखिए ये महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन यहाँ मिले हैं। तो उन मिट्टी के बर्तनों से तो हम महाभारत नहीं समझना चाहते, मतलब हम समझ ही नहीं सकते। हम तो महाभारत इस तरह से पढ़े हैं कि व्यास जी सामने बैठे हैं और बता रहे हैं उपदेश, और हम सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो क्या बता रहे हैं। मतलब जो आर्कियोलॉजी बोलेगी वो हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, हिस्टोरिकल एविडेंस डेफिनेटली है, लेकिन इतिहास नहीं है, वो मैं ये कह रहा हूँ। उससे तो इतिहास तय होता ही है, हो ही रहा है। वो हिस्ट्री है। यही मैं फ़र्क आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब रामायण या महाभारत इतिहास है और कुछ कथाएं पुराणों में भी आती हैं उनकी, तो वो पुराण है। तो इन सब में अंतर क्या है इतिहास में और पुराण में? तो इतिहास रामायण जब भी आप पढ़ेंगे एक जिक्र कहीं न कहीं आएगा कि ये करुण रस का है, ये आदि काव्य है। महाभारत का प्रवचन जब भी आप सुनेंगे आपको बताया जाएगा कि यह शांत रस का काव्य है। तो पुराणों के बारे में आपको नहीं बताया जाएगा। मतलब कुछ लोग श्रीमद् भागवत के बारे में बता सकते हैं कि ये उज्ज्वल रस है, लेकिन ये उन 8 रसों के भीतर नहीं है। उज्ज्वल रस इज टोटली डिफरेंट थिंग, उसमें मैं नहीं जाता हूँ। तो ये हमारी काव्य चेतना को जगाता है या काव्य चेतना को संबुद्ध करता है। जगाता क्या है, मतलब जो है सो। आप जो बात कह रहे हैं, मैं टोक रहा हूँ बीच में, वो बहुत मतलब शब्दाधारित भेद नहीं, ज्यादा उसमें दिखलाई पड़ रहा है। नहीं शब्दाधारित नहीं। अब क्या उपनिवेश इसकी वजह है एक? नहीं, मैं थोड़ा और एक शब्द, हिस्ट्री से जब आप किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो उसका एक ही तरीका होता है, और वो है, उसको कहते हैं सेंसस हिस्टोरिकस, सेंसस लिटरालिस हिस्टोरिकस। मतलब ये एक्सप्लिसिट तौर पर रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में आया है वेस्ट में कि आपको टेक्स्ट के नीचे कोई स्पिरिचुअल मीनिंग तलाशने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो जो उसका लिटरल सेंस है वही आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक। उससे कोई आप और अर्थ उसमें तलाश नहीं कर सकते। न उसका उद्देश्य है आपको कोई और अर्थ बताने का। तो इस अर्थ में तो फिर महाभारत कुल मिला करके इतना था कि एक परिवार था, उसमें दो भाइयों के बेटों में आपस में लड़ाई हुई, जायदाद किसकी है। एक जीत गया, एक हार गया, दे करके इतना ही किस्सा है। तो इतना सीखने के लिए तो हम नहीं उसको पढ़ते। जब हम उसको पढ़ते हैं इस अर्थ में कि व्यास जी हमें बता रहे हैं, तो वो हमें क्या बता रहे हैं, तो उसमें जो व्यासपीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो आपको समझा सकता है कि देखो इसका ये मतलब होता है। व्यासपीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति से मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई ऐसा आचार्य होगा जो
वस्तुतः बैठा हुआ है। जी। व्यास जी स्वयं क्या बता रहे हैं और इस कहने का क्या मतलब है कि ये शांत रस का काव्य है। तो महाभारत शुरू कैसे होता है? लड़ाई, मतलब बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, लेकिन युद्ध कैसे प्रारंभ होता है? युद्ध ऐसे प्रारंभ होता है कि युधिष्ठिर भीष्म के पास गए, द्रोण के पास गए, बिना रथ के, बिना हथियार के, और उन्होंने पूछा कि मतलब उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि विजयी हो। उन्होंने कहा कि आप कह तो रहे हैं विजयी हो, लेकिन आप लड़ेंगे हमारे खिलाफ और आप सब लोग अजेय हैं, आपको कोई जीत नहीं सकता। तो क्या उपाय है कि आपका वध हो सके जिससे कि हम जीत जाएं और आपका आशीर्वाद सफल हो? तो उन लोगों ने खैर अपने अपने ढंग से बताया है। भीष्म ने कहा कि बाद में पूछना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसमें डिटेल में मत जाइए। अंत कैसे होता है? अंत होता है भ्रूण हत्या से। परीक्षित अभी गर्भ में है, उस पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, जिसको वापस करने की ताकत उस आदमी में नहीं थी, अश्वत्थामा में, कि उसको वापस ले ले। कृष्ण गर्भ में प्रविष्ट होकर के रक्षा करते हैं। सोए हुए लोगों का वध होता है, कोई बचता नहीं है। तो जब भी ये शुरू होता है तो ख़त्म इसी तरह से होता है। ये महाभारत है। बाकी उसमें कितने दिव्यास्त्र थे और किनका क्या प्रयोग रहा, और ये सब तो सिनेमैटिक इफेक्ट्स आप ला सकते हैं। ये चीज़ आप हिस्ट्री से नहीं ला सकते। मैं पिछले दिनों एक पढ़ रहा था, नवज्योति सिंह हैं जी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो उन्होंने हिस्ट्री और इतिहास का फ़र्क बताते हुए एक जगह लिखा था कि इतिहास जो है वो चेतना या परंपरा की जागृति का मार्ग दिखाता है, जबकि हिस्ट्री जो है वो मृत्यु की कथा कहती है हमेशा। ये भी एक तरीका है, लेकिन सिखाता है जैसी कोई बात इसमें नहीं है। मतलब जैसा मैंने पहले कहा, ये काव्य चेतना का बात है। तो हमारी जो थियोलॉजी है या कॉस्मोलॉजी है, जो भी आप उसे अनेक नाम दे सकते हैं, वो थिएट्रिकल है। मैं थोड़ा सा, चूँकि हमने इतिहास और हिस्ट्री दो अलग अलग शब्द हैं और आप शब्दों के मूल में जाने का आपका हमेशा से प्रयास रहता है और आप जाते भी हैं। आपकी जितनी टीका है या जो भाष्य या टीका जब लिख रहे होते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें दिखलाई पड़ती हैं। जब आप टीका या भाष्य लिखते हैं वागीश जी, तो समझ ये है कि कविता शब्दों से बनती है। उसमें क्या कविता के विषय में आपकी समझ ये है कि कविता केवल शब्द है और उसको अगर आप जितना तोड़ते जाएंगे तो कविता के अर्थ खुलते जाएंगे, जबकि होता तो ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो यह है कि कविता का कोई अर्थ नहीं है जहाँ तक आप पहुँचते हों। मतलब कोई मंजिल नहीं है। वो तो आप जितनी बार पढ़ेंगे कुछ अलग से ही बताएगी, अगर लिखा हुआ कविता नहीं है। नहीं, अर्थ तो निकलता है। मसलन जब राम की शक्ति पूजा की आपने टीका लिखी, अगर जब आप उसको पढ़ते हैं तो शब्द आप लगातार अलग अलग अर्थ शब्दों के खुलते हैं। लेकिन वही दूधनाथ सिंह हैं, जब वो ये लिख रहे होते हैं कि जो राम है और जो समय है, जो राम कहना चाह रहे हैं वही निराला भी कहना चाह रहे हैं। यानी निराला राम के मुख से अपनी बात कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें निराला और राम दोनों की समझ पाठक तक पहुंचती है कि भाई ये कवि कहना चाह रहा है और ये एक जो उसमें विषय है वो कहना चाह रहा है। लेकिन जब टीका आप लिख रहे होते हैं तो टीका ना तो रचनाकार केंद्रित होती है ना पाठक केंद्रित होती है, तो किसको केंद्र में रखकर टीका लिखी जाती है? और अर्थ तो कविता का होता ही है, खुलता ही है। नहीं, लेकिन इस तरह से तो फिर कविता एक संदूक की तरह से हुई जिसकी चाबी आप तलाश कर रहे हैं। ये आइडिया नहीं है। वो कोई ख़जाना नहीं है जो महाभारत के भीतर बंद है और जिसके लिए आप
ऐसा वो शब्द एक मार्ग है। हम्म, और बेसिकली जो पहले मैंने जहाँ से बात शुरू की थी प्रमाणों की, तो यद्यपि वे सब मिथ्या हैं, लेकिन उनके बिना वाग व्यवहार नहीं हो सकता। हम्म, तो बातचीत करने के लिए एक रास्ता होता है। जो कहना है या जो सुनना है या समझना है वो शब्दों के परे है, लेकिन चूंकि और कोई रास्ता नहीं है इसलिए शब्द पर ही ध्यान केंद्रित करना पड़ता है कि कहा क्या है। तो जहाँ तक इस कविता की बात है और दूधनाथ सिंह या अन्य टीकाकारों अन्य लोगों की बात है, वो सब मैंने उस किताब में लिखा हुआ है। तो जैसा मैंने कहा था कि मतलब उड़ान लेने के लिए पहले उस ज़मीन को पहचानना पड़ता है जहाँ पर तोल सकते हैं आप। क्या वो ज़मीन कभी कभी अवरोध पैदा नहीं करती? नहीं, अवरोध तो तब पैदा करेगी जब ऊपर होगी। उड़ तो आप ऊपर रहे हैं, तो अगर एक ग्लास सीलिंग लगी हुई है तो वो आपको ज़रूर रोकेगी कि साहब इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। लेकिन उड़ने के लिए तो आपको पैर कहीं टिकाना पड़ेगा। तो वो जगह जो है वो शब्द है। एक सवाल का जवाब इसमें खो गया, वो जो नहीं मिल पाया, मैं फिर से उससे पूछ रहा हूँ कि टीकाकार के केंद्र में क्या होता है? रचनाकार नहीं होता, पाठक नहीं होता, फिर क्या होता है? उसके सामने टेक्स्ट होता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ प्रक्षिप्त को भी व्याख्यायित करने की परंपरा रही है। टीका में यह होता है, आप लिखते हैं कि प्रक्षिप्त है, यानी आप जानते हैं या मानते हैं कि जिस व्यक्ति ने यह ग्रंथ लिखा है उसने यह अंश नहीं लिखा, किसी दूसरे ने बीच में जोड़ दिया है, जिसको इंटरपोलेशन कहते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ। ये कह के आप आगे बढ़ते हैं, तो अगर वह प्रक्षिप्त है तो आप क्यों व्याख्या कर रहे हैं? ठीक बात है। वो इसलिए कर रहे हैं कि रचनाकार एक व्यक्ति नहीं है, चाहे वह मतलब किसी के नाम से ही है, क्योंकि जैसे ही आप रचनाकार को ले आते हैं आपके सामने एक ऑथर होता है कि ही इज द ऑथर। तो एक ऑथोरियल सिग्नेचर है, और वहाँ से जैसे ही आप ऑथर का इस्तेमाल करते हैं वहाँ से एक अथॉरिटी शुरू होती है। तो ये अथॉरिटेरियन डायरेक्टिव है किताब को पढ़ने के लिए कि साहब ये व्यास जी ने कहा है इसलिए प्रमाण है। लेकिन इसी चीज़ को चैलेंज करना है। महाभारत प्रमाण है, यानी प्रमाण इस सेंस में कि वह उससे हमको सीखना है, लेकिन इससे नहीं कि व्यास जी ने लिखा और बहुत बड़े महर्षि थे। क्योंकि तब क्या होता है कि ये बेसिकली वही चीज़ है कि आपका धर्म ग्रंथ ईश्वर ने भेजा है या ईश्वर ने नहीं भेजा है, किसी ने नहीं भेजा है। तो जब तक आप एक एंटी फाउंडेशनल एटीट्यूड नहीं स्वीकार करते तब तक आप किसी न किसी गवर्नेंस के अंदर हैं, एक मास्टर नैरेटिव के भीतर ही आपको रहना है, उसी के भीतर आपकी सारी चर्चा रहेगी। और आप एंटी फाउंडेशनल स्वीकार करते हैं? एंटी फाउंडेशनल तो इसलिए कि मतलब कोई न कोई शब्द देना ही पड़ेगा फाउंडेशनल के विरोध में, तो एंटी फाउंडेशनल कह लीजिए।
लेकिन एंटी कोई चीज़ नहीं। मतलब जब आप फाउंडेशन को मानेंगे तब ना आप एंटी फाउंडेशनल होंगे, ये मेरा कहने का मतलब है। तो इसीलिए एक समय पर मैं थोड़ा विषयांतर हो रहा हूँ। हाँ हाँ, आपने प्रलेस को माना और फिर आप एंटी फाउंडेशनल हो गए। प्लेसम तो मैंने कभी नहीं माना, ये तो मैंने कहीं नहीं लिखा है। प्रलेस के एक समय आप सदस्य रहे। सदस्य तो इस अर्थ में था कि सागर विश्वविद्यालय में हम लोग, मैं और नामवर जी एक बार गए किसी सेमिनार वगैरह के सिलसिले में। तो हम लोग साथ ही गए थे। वहाँ पर ये बताया गया कि नामवर जी का नागरिक अभिनंदन होगा। बहुत दिनों के बाद सागर आए हैं, तो मैं भी चला गया। वही नागरिक अभिनंदन हो रहा है, नामवर जी का चलना चाहिए। तो वहाँ पर पता लगा कि एक मकान पर ऊपर एक छत थी जिस पर कुछ लोग बैठे हुए थे, और वहाँ जा कर के यह खुला कि ये सागर प्रगतिशील लेखक संघ की सागर इकाई का आयोजन है। तो एक रजिस्टर घूम रहा था कि कौन लोग मौजूद हैं, तो सबको दस्तखत करना था, मैंने भी कर दिया। तो इस तरह का एक रिकॉर्ड ज़रूर है प्रगतिशील लेखक संघ की सदस्यता का। अन्यथा तो मुझे नहीं याद है कि मैंने कहीं कहा हो कि प्रगतिशील लेखक संघ या कोई भी लेखक संघ मैंने कभी ज्वाइन किया या स्वीकार किया या कुछ। चलिए, आप ही की बात सर्टिफाई हो रही है कि पहले फाउंडेशन को मानना पड़ता है, फिर आप एंटी फाउंडेशन हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे आपको प्रगतिशील विचारधारा से, धीरे धीरे नहीं, शुरू से। क्यों, ऐसा क्यों? वही बात है कि मतलब एक मास्टर नैरेटिव है, उसके भीतर आप काम कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से होता है वागीश जी? नहीं, दोनों तरफ कहाँ हुआ। बेसिकली आप एक टोटलिटेरियन सिद्धांत को ही स्वीकार करके चलेंगे कि जो कुछ भी है वो हमारा है। अगर नहीं है हमारे कब्जे में तो उसको जीतना है। तो पूरी दुनिया दारुल हर्ब है। जब आप ये कह रहे हैं कि जो नहीं है हमारे कब्जे में उसको जीतना है, तो ये टोटलिटेरियन कहाँ हुआ? ये तो अथॉरिटेरियन। यही टोटलिटेरियन है। ये तो अथॉरिटेरियन हो गया। नहीं, अथॉरिटेरियन तो ये है कि हम, वो दोनों कंसोनेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अथॉरिटेरियन का मतलब ये होता है कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसा करेंगे। टोटलिटेरियन का मतलब ये है कि मैं कब्जा कर रहा हूँ, आपके लिए जगह नहीं छोड़ूंगा। तो ये टोटलिटेरियन है। आप इस धरती पर नहीं रह सकते अगर आप मेरा शासन नहीं स्वीकार करते। ये टोटलिटेरियन है। तो इसी के तहत ये सारे लोग काम करते हैं। देखिए, इसकी बहुत स्टैंडर्ड टेक्निक्स हैं। मान लीजिए आप एक कस्बे में हैं, कविता लिख रहे हैं, तो वहाँ पर एक रिक्रूटमेंट सिस्टम है। आप कविता पढ़ के उठे तो आपकी प्रशंसा होने लगेगी कि देखिए क्या है इसमें, जनता की आवाज़ है, इसमें मनुष्य का संघर्ष बोल रहा है। तो 3-4 मीटिंग्स में जब ऐसा होता है तो आप खुद ये मानने लगते हैं कि जो आप लिख रहे हैं उसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ संघर्ष है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या लिख रहे हैं, तो आप ये कहेंगे कि मैं प्रतिरोध की कविता लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई शब्द नहीं है। व्यक्ति, आपसे सारे शब्द छीन लिए गए, कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कहने के। टीकाकार जब टीका कर रहा होता है, राजनीति तो उसके चिंतन में भी शामिल होती ही होगी। क्यों? शब्द को क्या अर्थ देना है या किस अर्थ तक उस शब्द को जाना है, ये तय तो टीकाकार ही कर रहा होता है।
उसे कई अर्थ हो सकते हैं, ये तो आप ही के हाथ में है। आप अर्थ क्या होता है? कौन सा अर्थ बताएंगे? नहीं, जब आप अर्थ कहते हैं तो उसका क्या मतलब है? क्या आप वास्तव में समझते हैं कि कोई शब्द आपको अर्थ बता सकता है? आप डिक्शनरी देखेंगे कि इस शब्द का अर्थ यह होता है, उसके बाद उसमें 4 शब्द दिए हुए हैं, उन 4 शब्दों के अर्थ भी उसी डिक्शनरी में दिए हुए हैं। तो आप डिक्शनरी आगे पलटते जाएंगे तो आपको तड़काना ही काम है डिक्शनरी का, अर्थ नहीं बताती वो। आप कैसे शोध करते हैं जब टीका लिख रहे होते हैं? तो शोध जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, वो तो शब्द सामने है। नहीं, वो तो आप कह रहे हैं अगर आप उसके अर्थ खोजने नहीं, जाएंगे डिक्शनरी टरकाएगी। मैं बात दूसरी कर रहा हूँ। टीकाकार आपको अक्षरार्थ बता सकता है, जिसको मैं पहले कह चुका हूँ कि एक लिटरल उसका अर्थ जो है वो आपको बता सकता है, लेकिन वो आपको ये नहीं बता सकता कि महाभारत में शांतरस कैसे है। ये तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। ऐसा क्यों हुआ कि धीरे धीरे मैं इस टीका वाले पूरे पोर्शन को समाप्त करना चाह रहा हूँ, थोड़ा आगे बढ़ें। ऐसा क्यों हुआ कि धीरे धीरे जो टीकाएँ थीं, जो टीका हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं लुप्त होती चली गई? इसलिए कि आपने कालिदास को समझने का यह अर्थ निकाला कि कालिदास में प्रकृति चित्रण कहाँ है। मैंने बताया ना कि आपने सारे औजार अपने छोड़ दिए। औजार वो लिए कि जैसे कैरेक्टर एनालिसिस है, तो अब आप बैठ करके उसमें चरित्र चित्रण कर रहे हैं कि शकुंतला का क्या चरित्र है, दुष्यंत पर एक निबंध लिखिए। तो ये आपके, या कालिदास और भवभूत की तुलना कीजिए। और होना क्या चाहिए था आपके अनुसार? देखिए, इसको जो समझ लीजिए कि बहुत बचपन में मैं पढ़ रहा था, मैंने ये लिखा भी है भूमिका में, कि ये कहा जाता रहा हमारे यहाँ कि हर ग्रंथ के पहले एक मंगलाचरण होना चाहिए। ठीक है। जिससे कि ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो। इसको लेकर के बहुत विवाद है, मतलब ये कोई छोटा मसला नहीं है। जैसे मान लीजिए ब्रह्मसूत्र का भाष्य शंकराचार्य जी ने लिखा, उन्होंने कोई मंगलाचरण नहीं किया है। उनके जितने शिष्य हैं सबने अपने ग्रंथों का प्रारंभ मंगलाचरण से किया है, वगैरह वगैरह। तो उसको डिबेट को छोड़ दीजिए। तो मैंने पूछा अपने पिताजी से कि मेघदूत में मंगलाचरण कहाँ है। ये लिखा हुआ है उस जी शुरुआत। हाँ, पढ़ा मैंने। तो खैर उन्होंने बतलाया एक रास्ता ये है कि मतलब इसमें कश से शुरुआत होती है, तो क ब्रह्मा जी का नाम है, तो देववाची शब्द हो गया, ये मंगलाचरण मान लो। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा पहले ग्रंथ पढ़ना चाहिए। यानी ये सवाल फालतू है। अगर किताब नहीं पढ़ी है और पहले ये सवाल उठा रहे हो, तो इसका मतलब है तुम्हारी दिलचस्पी किताब में नहीं है। ठीक? तो आप कविता नहीं पढ़ना चाहते, आप ये जानना चाहते हैं कि निराला ने अपनी बात कही है कि राम ने कही है। तो कविता पढ़ेंगे तब पता लगेगा कि कुछ राम भी कह सकते हैं, सब निराला ही नहीं कहते। हो सकता है कुछ राम ने भी कहा हो। टीका और भाष्य के बारे में जो आपकी बात थी जी, तो उसको मैं थोड़ा साहित्य के क्षेत्र से अलग हट करके एक बात से समझाना, उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। जी। हमारे एक मैथमेटिशियन हुए हैं रामानुजन, उनका नाम ज़रूर आपने सुना होगा। सब ने सुना हुआ है। सबने सुना जी, हुआ है। जी। तो उनके बारे में मतलब उनकी महिमा बताने में तो पूरा आपका इंटरव्यू ही खत्म हो जाएगा। सही बात है। लेकिन इसको यूँ समझ लीजिए कि वो रिजल्ट बोलते थे। लेकिन उनसे अगर यह पूछा जाए कि इसका आपके पास प्रूफ क्या है,
तो वो नहीं दे पाते थे। हम्म। और उनकी मृत्यु के बाद उनका एक बक्सा कागज़ों से भरा हुआ मिला था, जो रामानुजन लॉस्ट पेपर्स के नाम से जाना जाता है। जी। उसको अभी भी लोग एनालाइज कर रहे हैं और उसके प्रूफ लिख रहे हैं, और एक पूरा मतलब एक समुदाय लगा हुआ है, समूह, जो उनके दिए हुए रिजल्ट्स को सिद्ध करने, मतलब वो मैथमेटिक्स के भीतर तो तभी आएगा जब उसका एक प्रूफ मौजूद हो, दूसरा आदमी भी समझ सके कि ये कैसे हो गया। खैर, तो उनसे पूछा गया कि आप आखिर इन सब चीज़ों पर कैसे पहुंचते हैं, आपकी प्रक्रिया क्या है, मेथड क्या है। तो उनका जवाब ये था कि जो उनके गांव की देवी थी, उन्होंने कहा कि वो मुझे सपने में आकर के बता देती हैं। बिल्कुल। तो मैं सुबह उठ करके लिख लेता हूँ। ठीक। उनको सामने कौन लाया, क्योंकि यहाँ तो उनका कोई महत्व नहीं था। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, वो G.H. हार्डी उनका नाम था, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रॉयल कॉलेज में। हाँ। तो G.H. हार्डी का एक सेंटेंस है जो कभी कभार दूसरे लोग भी अपने नाम से कोट कर देते हैं, लेकिन ओरिजिनली उन्हीं का है और कम जाना जाता है कि उनका है। उनका ये कहना था कि गॉड इज माई पर्सनल एनिमी। यानी इसको लेकर के भी कुछ किस्से हैं, लेकिन वो मैं छोड़ता हूँ। तो अब आप ये देखिए कि एक आदमी का ये कहना है कि मुझे स्वप्न में देवी आकर के बता देती हैं, और एक आदमी का ये कहना है कि गॉड इज माई पर्सनल एनिमी, लेकिन काम अल्टीमेटली मिल करके दोनों एक ही कर रहे हैं। तो ये मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए एक सूत्र लिखा गया, भाष्यकार का या टीकाकार का काम ये होता है कि वह एक रास्ता बताता है कि भाई इस तरह से आप पहुंच सकते हैं, मतलब ये प्रूफ है, तब ये जाकर के मैथमेटिक्स बनता है। लेकिन यह रास्ता उस आदमी का नहीं है जिसने सूत्र लिखा है, जिसने कविता लिखी है, वह इस रास्ते नहीं गया। ठीक है। एक सवाल यहाँ पर, चूंकि फिर से गणित की तरफ आप आए और इधर सर्जना, वो तो मैंने उदाहरण के, हाँ, एक सर्जना कविता की भी बात इधर हुई, दो चीज़ें मिक्स हुई। नहीं, सर्जना तो एक ही है, लेकिन खैर। हाँ, गणित जो है वागीश जी पूरी तरह संख्याओं पर निर्भर है। ठीक, चलिए इस पर भी मैं भी कह सकते हैं, है ना। लेकिन जो कविता है, जो सर्जन है, वो गिनती और आंकड़े से मुक्त है। यानी गणित एक नियमों से बंधा हुआ है, जिसको गुरुत्वाकर्षण रोक रहा है, या वो गुरुत्वाकर्षण के नियम पे है जिसमें आपको चलना ही है। और जो सर्जन होता है, सर्जना होती है, वो उससे मुक्त होती है और उससे मुक्त करने का ही प्रयास वो करती रहती है। आप इन दोनों को साधते हैं, तो कहीं तो द्वंद्व होता होगा कि वो गुरुत्वाकर्षण से बंधे भी रहें और उससे मुक्त भी हो जाए। चलिए, पहले आप, चूँकि आपने नंबर्स की बात की, संख्याओं की, हाँ, तो उस सिलसिले में ये केस सुन लीजिए कि हमारे यहाँ एक मैथमेटिशियन हुए थे, क्रॉनेकर, जिनके नाम से हम अल्टरनेट सिस्टम जो है इंट्यूशनिस्ट मैथमेटिक्स का, ठीक कह रहे हैं, वो उनके नाम से चलता है, प्रतिष्ठित है। खैर, तो उनका ये कहना था कि गॉड क्रिएटेड द इंटीजर्स, इंटीजर मतलब ये पूर्णांक 1 2 3 4, एवरीथिंग एल्स इज मेड बाय मैन। तो उसका आशय ये होता है कि मतलब संख्याएं ईश्वर ने दे दी हैं, अब आप मैथमेटिक्स का कौन सा सिस्टम बनाते हैं ये आपके ऊपर है। बेसिकली वो एक्सियोमेटिक्स फ्रेम चूज करने की बात है। खैर, एक दूसरे मैथमेटिशियन हुए, दियोदानी, फ्रेंच, अच्छा, नाम है। लिटरल मीनिंग होता है गॉड गिवन, मतलब
जैसे हमारे यहाँ देवदत्त, हम्म देव द्वारा दिया गया हुआ, हम्म या अल्लाह, इस तरह के नाम होते हैं। तो फ्रेंच में दिवदारी का मतलब हुआ है ईश्वर ने जिसको दिया, गिवन बाय गॉड। हाँ, गिवन बाय गॉड। तो इसका मॉडर्न काउंटर पार्ट ये है कि मैन क्रिएटेड द इंटीजर्स, एवरीथिंग एल्स इज दिवदानी। क्योंकि दिवदानी साहब की जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, बहुत ही अलग है। और मॉडर्न मैथमेटिक्स जिसको मैं कहा जाता है कभी कभार, उसके लिए बेसिक टेक्स्ट बुक्स हम मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, एंड इवन अदरवाइज, मतलब उनका वही हैं जिन्होंने कहा था कि भाई ट्रिग्नोमेट्री पर मैंने किताब लिखी है, तो अगर ये सर्वेयर्स के काम आती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं आती तो मुझे कोई पछतावा नहीं है। मतलब इसका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल है या इससे मतलब नहीं है। ठीक है। तो मैथमेटिक्स में अब जैसे ये नंबर्स की आपने बात की, तो हम संख्याओं का अर्थ दूसरा समझते हैं मैथमेटिक्स के अर्थ में। वो एक एक्सियोमेटिक सिस्टम से डेवलप होता है। सामान्य आदमी के लिए वो गिनने में काम आता है कि भाई ये 4 किताबें रखी हैं यहाँ या 3 किताबें रखी हैं, लेकिन ये जो नंबर सिस्टम है उसका इससे वास्ता नहीं है कि ये आपके काम आ जाती है कि नहीं आ जाती है। ये मेरे कहने का मतलब है। तो अब मैं फिर उसी सूत्र और भाष्य पर आता हूँ, और आपने नंबर्स के हवाले से बात की थी, तो ऐसा नहीं है कि ये एक ऑटोनमस दुनिया होती है जिसके भीतर आपको घुसना होता है। इसको मैंने कई तरह से अलग अलग लोगों को कहा होता है कि आप, एक तो यह तरीका है कि आप शिष्ट क्रम से जा सकते हैं। ये भी एक टेक्निकल वर्ड है तंत्र साहित्य का, लेकिन उसको टेक्निकलिटी को छोड़िए। तो शिष्ट क्रम से जब आप जाते हैं तब आप रचना कर रहे होते हैं। मतलब एक यहाँ से आपने शुरू किया, चारों ओर उसके एक जाला बुना, तो वो मकड़ी के जाले जैसा होता है। अपनी ही देह से रस निकाल करके और अब चारों तरफ वो जाला बुनती है, उसे कोई मतलब नहीं होता। उसमें अगर कोई चीज़ फंस जाती है तो अच्छी बात है उसके लिए, लेकिन उसके लिए उसने वो जाला नहीं बुना। ये कहने का मतलब, इट हैज़ नो पर्पस। आप संहार क्रम से जाते हैं, आप बाहर हैं, तो आलोचक का या भाष्यकार का काम यह होता है कि वो बाहर से उसमें घुसेगा, तो रास्ता बनाएगा। तो वो रास्ता ही वह टीका या भाष्य है। आलोचना की अभी बात हुई, और इसी इंटरव्यू में वागीश जी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि कविता का कोई अर्थ नहीं होता है, उसे खोजने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। यही बात आग्नेय कवि जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई, उनका एक इंटरव्यू अविनाश ने लिया सदानीरा पे जो है, उसमें उन्होंने कहा कि कविता एक तरीके का तिलिस्म है और कवि उस तिलिस्म को बुन रहा होता है। आपको उसके भीतर बहुत ज़्यादा प्रवेश करने की ज़रूरत होती नहीं है, और वो तिलिस्म बना रहना चाहिए। अगर वो टूट गया तो फिर किस बात का तिलिस्म? जो आप कह रहे हैं एक तरीके से वही दूसरी भाषा में वो कहा गया है। इस लिहाज से आलोचक जो उस तिलिस्म को तोड़ने की कोशिश करता है, क्या वो उसकी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है कविता के साथ? फिर आलोचना का धर्म क्या है अगर छेड़छाड़ कर रहा है तो? अब उसमें फिर वही समस्या आती है कि आप यह मानकर चल रहे हैं कि कविता की कोई प्रकृति होती है जिसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। तो वह कौन सी चीज़ है जिससे आप छेड़छाड़ कर रहे हैं? तो इसका तात्पर्य यह होता है कि उसका पहले से कोई अर्थ है और आपका काम यह है कि उस तक पहुंच जाएं। तो अब इसको मैं कैसे समझाऊं? मैं फिर जो है एक प्राचीन स्थापना की ओर ठीक आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।
भर्तृहरि ने एक ग्रंथ लिखा है वाक्यपदीय, हम्म, तो उसमें एक बहुत लंबा चैप्टर है शब्द और अर्थ के विचार पर। तो बहुत विचार किया, मतलब, और बहुत उच्च स्तर का विचार है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अंत में जाते जाते, यानी जैसे उसमें इस तरह की बात है कि पेड़ पहले है या वृक्ष पहले है या वृक्ष का शब्द पहले है, वगैरह वगैरह, यहाँ से शुरू होती हैं बातें। तो अंत में जो उनके टीकाकार हेलाराज हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि ये वितथ व्यवहार है, वितथ एव शब्दार्थ संबंध। शब्द और अर्थ का जो संबंध आप ढूंढ रहे हैं, ये वितथ है। वितथ मतलब फॉल्स। तो अब ये किस अर्थ में फॉल्स है? वो इस अर्थ में है कि एक चीज़ है, मान लीजिए, जिसको आप ब्रह्म कहते हैं, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक है इनएक्शन, तो उसमें कोई क्रिया नहीं है और हो नहीं सकती। तो उस क्रिया के लिए एक उसमें शक्ति होती है, जिसको कि माया कहते हैं। तो उस शक्ति के नाते उसमें जो स्पंद होता है, जो क्रिया उत्पन्न होती है, उससे विश्व का विस्तार होता है। इसीलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सिद्धांत हमारे अद्वैत का है। लेकिन वागीश जी, जितना आपने अध्ययन किया है, अगर मैं उसको देखूं तो भारतीय परंपरा और पश्चिम की परंपरा, आपने दोनों का पर्याप्त अध्ययन किया है और ज़्यादा तरजीह ही भारतीय परंपरा को आप देते हैं। क्या ये ज़रूरी है कि भारतीय परंपरा और पश्चिम की परंपरा, इन दोनों को एक दूसरे के आलोक में देखा जाए? क्योंकि जैसे ही आप एक दूसरे के आलोक में देखने की कोशिश करेंगे तो एक परंपरा कमतर हो जाएगी और दूसरे की हेजमनी, मैं अगर शब्द का इस्तेमाल करूं, वो स्थापित करने की कोशिश की जाती है। क्या स्वतंत्र अध्ययन नहीं हो सकता? मैं फिर आपसे मतलब उदाहरण से ही मैं समझा सकता हूँ जी, क्योंकि लगातार हम जितनी बात कर रहे हैं वो भारतीय परंपरा के आलोक में लगातार ज़्यादा बात हुई है। हालांकि कुछ उदाहरण पश्चिम के भी आए हैं, तो मुझे लगा कि ये सही समय है। बता रहा हूँ कि ये मतलब मैं कैसे इसको समझता हूँ। जैसे अभी आप आए हैं, कैब में आए हैं, कभी साइकिल से भी चल सकते हैं, कभी पैदल चल सकते हैं, बस में चल सकते हैं। क्या आपको किसी भी ऐसा लगा किसी समय कि ये पृथ्वी गोल है? नहीं लगा। आप उसको एक सपाट धरती के मान करके चल सकते हैं। तो आपका जो व्यावहारिक कार्य है वो तो फ्लैट अर्थ मान करके चल रहा है। ठीक बात। लेकिन आपने विज्ञान में पढ़ा कि भाई धरती गोल है, तो आप इस पर यकीन करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि कुछ ऐसे समीकरणों के माध्यम से यह सिद्ध होता है जो आप स्वयं भले ही न समझ पाएँ, अगर आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है, लेकिन आपको यह भरोसा है कि जिन लोगों ने यह कहा है वे आचार्य की स्थिति रखते हैं, मतलब वो असत्य नहीं बोलेंगे। तो आपने आचार्य वचनों पर विश्वास किया है, इस नाते आप ये मानते हैं, भले ही आपको ज़रूरत नहीं है। इन प्रैक्टिस यू डोंट नीड टू नो कि ये पृथ्वी जो है वो गोल है। और जब आप आचार्य वचन कह रहे हैं तो उसमें पश्चिम के विचारक नहीं ले रहे हैं? नहीं, ये सब आचार्य वचन है। हाँ, ठीक ठीक। ये केपलर वगैरह जिन्होंने ये प्रूव किया, हाँ। तो आचार्य क्यों नहीं है? नहीं, ये मैं इसलिए पूछा क्योंकि आमतौर पर ये कहा जा रहा है पिछले काफ़ी समय से
कि ज्योग्राफी टर्म जो है वो बहुत बाद में ईजाद हुई। उससे पहले एक समय ऐसा आया था कि जब मान के चलते थे धरती फ्लैट है, और बाद में ये पता लगा कि नहीं, धरती की जो शेप है वो जियोवाइड है, यानी गोल है एक तरीके से, इलिप्टिकल हाँ। कहते हैं उसको। लेकिन हमारे यहाँ हमेशा से और हर भाषा में, भारत की हर भाषा में ये कहा जाता है कि भूगोल, वो शब्द बहुत पहले आ चुका था संस्कृत में। तो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि आचार्य जब आप कह रहे हैं उसमें पश्चिम है ना। नहीं, आप ये छोड़िए, इस चक्कर में हमारे यहाँ उनके यहाँ ये सब छोड़िए। जो हमारे यहाँ उनके यहाँ की बात करेंगे तो फिर तो वेद में क्वांटम मैकेनिक्स भी लोग खोज ही रहे हैं, तो उसको छोड़िए। ये उसी तरह की बात है कि कालिदास में प्रकृति चित्रण मतलब तो अब यहाँ पर आप आ गए कि पृथ्वी गोल है। हाँ। ये आपने स्वीकार कर लिया, ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। और अगर आप एक चीज़ तय करेंगे तो दूसरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्जर्वर से वो गवर्न होता है। यही प्रिंसिपल ऑफ इंडिटर्मिनेसी है कि आपका जो एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो चेंज कर देता है उस चीज़ को। यानी यूँ समझ लीजिए कि अगर आप लंबाई नाप लेते हैं तो चौड़ाई नहीं नाप सकते। हालांकि ये बात इस लिटरल सेंस में सही नहीं है, मैं सिर्फ उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। तो ऑब्जर्वर उसमें इंटरफियर करता है। तो इसी तरह से टीकाकार एक इंटरफेरेंस है उसमें, लेकिन उस इंटरफेरेंस के बिना आप कुछ समझ नहीं सकते। जैसे कि वो एक फेमस एग्जांपल है श्रोडिंगर की बिल्ली का, श्रोडिंगर कैट। जी कि आप अंदर मरी हुई है या जिंदा है ये पता नहीं लगा सकते, लेकिन आप बक्सा खोलते हैं तो या तो वह मरी हुई मिलेगी या वह जिंदा मिलेगी। आहो पुरुषिका में आपने उसका जिक्र किया है। हाँ, मैंने उसका जिक्र भी किया है, पहले ही पन्ने पर है। तो ये श्रोडिंगर कैट जो है, यही आलोचक तय करता है। वो बक्सा खोल देता है, या तो आपको मरी हुई बिल्ली मिलती है या आपको जिंदा मिलती है, लेकिन एक्चुअली वह क्या थी ये नहीं बताया। यानी आप कह रहे हैं कि चाहे पश्चिम की परंपरा हो चाहे भारतीय परंपरा हो, दोनों को एक दूसरे के आलोक में देखा ही जाता है, और देखा जाना भी चाहिए। देखा ही जाना का मतलब यह है कि जो लोग इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं वे तो वही हैं जिनको कि जो चाहते हैं कि कुछ पता लगे, और दोनों एक दूसरे तो अपने आप अगर वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हाँ, तो एक दूसरे की बातें समझ सकते हैं। ठीक है, अब आता हूँ आपके पैगन कल्चर पर या पैगन सभ्यता पर, जिसको आपने कहा कि भारतीय सभ्यता को आपने पैगन सभ्यता का नाम दिया। बाकी जी, जब पैगन सभ्यता की बात हम करते हैं तो एक तरफ तो उसमें बहुदेववाद का कल्चर है, जिसमें कि कोई एक ईश्वर उसमें नहीं होगा, एक देव नहीं होगा, कई देव होंगे। दूसरा, जो प्राकृतिक विश्व है वही पवित्र माना जाएगा। ये भी पैगन सभ्यता का एक कंपोनेंट उसको कह सकते हैं, वो है। आपको लगता है कि आज के समय में प्राकृतिक विश्व जैसी अवधारणा बची हुई है, खास तौर पर भारत के संदर्भ में? प्राकृतिक विश्व का क्या मतलब है? क्योंकि बेसिकली नेचुरल वर्ल्ड, हाँ, लेकिन बेसिकली इसके पीछे एक आइडिया होता है जो रूसो के नाम से ज़्यादा मशहूर है कि एक नोबल सैवेज होता है। यानी इतिहास में कोई समय ऐसा था जब मनुष्य निष्पाप था। ठीक बात। धीरे धीरे जैसे सभ्यता बढ़ती गई तैसे तैसे वह सकलुष होता गया, उसमें कालुष्य बढ़ता गया। तो उसको अगर छांट लें तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये एक रिफॉर्मिस्ट सिस्टम है कि देखिए इसमें यह मैल आ गया है, इसको आप साबुन लगा के धो लीजिए। उसी साबुन का नाम क्रांति है।
तो ये कंसेप्ट तो यहाँ नहीं है, मतलब कम से कम मैंने उसको इस तरह से नहीं समझा। पेगल का यह मतलब नहीं है। तो यानी वो बहुदेववाद के संदर्भ में है। हाँ, बहुदेववाद है, लेकिन मोर देन दैट उसके लिए मैंने जगह जगह कई शब्द ढूंढे। पेगन में इसलिए इस्तेमाल करता था कि वो एक डिरोगेटरी टर्म है। तो लेकिन हमारे यहाँ तो वागीश जी, मैं क्योंकि सवाल रह जाएगा, हमारे यहाँ तो एकेश्वरवाद को साबित करने की कोशिशें हुई हैं। राजा राम मोहन रॉय ने कोशिश की कि ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद की अवधारणा भी आई। तब तो जो पेगनिज्म है या जो पेगनवाद है जिसको आप कह रहे हैं, तो पेगन सभ्यता अगर भारत की है और एकेश्वरवाद को भी स्थापित करने की कोशिशें हुई हैं, तब तो ये कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। एकेश्वरवाद को राजा राम मोहन राय ने स्थापित करने की कोशिश इस अर्थ में की है कि उन्होंने ईसाइयों से यह कहा कि देखो तुम ही नहीं एकेश्वरवादी हो, हम भी हैं, तो हमारे यहाँ भी है। तो इस तरह की कोशिशें तो बहुत हो रही हैं। जैसे तमाम निबंध प्रतियोगिताएं आपको मिलेंगी कि वेद में पर्यावरण, तो ऐसा नहीं है कि आप ही एनवायरमेंटलिस्ट हैं, हम भी थे। तो जो आप थे वो सब हम हैं। ये एक गौरवबोध होता है। इसका उद्गम यह है कि उन्होंने ये बताया कि देखो तुम वो नहीं हो, तुम्हारे यहाँ ये खराबियाँ हैं। तो आपने ये तो नहीं पूछा कि ये खराबियाँ क्या हैं और क्यों हैं। आपने कहा नहीं हमारे यहाँ भी है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जब आप उस मैदान में उतरते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने एक आंदोलन प्रारंभ किया कि विधवाओं का विवाह होना चाहिए। तो जो समाज था उसमें 90% के आसपास में तो ये प्रचलित ही था। जो उनके सामने समाज था, कुलीन भद्रलोक वहाँ का, उसमें नहीं होता था। तो उनकी समझ में आया कि ये सब पंडितों ने इसको रोक रखा है, तो अगर हम उनको प्रमाण दे दें किसी धर्म ग्रंथ का तो ये सब मान जाएंगे और विवाह चालू हो जाएगा। तो खोजते 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 पराशर स्मृति में से एक श्लोक निकाला उन्होंने। और जैसा कि स्टोरी बताई जाती है, पाई अच्छी मिल गया, जैसे आर्किमिडीज को वो मिला था प्रिंसिपल बाथटब, यूरेका। हाँ, यूरेका। तो उसी तर्ज पर वो निकले कहते हुए। तो श्लोक उन्होंने कोट करना शुरू किया चारों ओर। नष्टे मृते प्रव्रजते क्लीबे च पतिते पतौ वगैरह आता है उसमें। तो जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती थी उन्होंने तो इसको मान लिया कि देखिए पराशर स्मृति में से ये खोज के लाए, तो हमारे यहाँ भी है। बजाय इसके ये कहने के कि ये होना चाहिए, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि ये पराशर जी ने कहा है इसलिए होना चाहिए। लेकिन जिनको संस्कृत आती थी उन्होंने कहा कि ये क्या बकवास कर रहे हो, सप्तमी विभक्ति में पतव नहीं होगा, पत्यव होगा। जब समास रहेगा तब होगा पतव। जैसे पृथ्वी पति, तो पृथ्वी पतव होगा, लेकिन अगर केवल पति शब्द है तो पत्यव होगा। तो ये अपतव है, नए समास है यहाँ। तो अपति का अर्थ यह है कि जो अभी पति नहीं हुआ, यानी जिसके साथ सप्तपदी नहीं हुआ वगैरह वगैरह, वो विवाद दूसरा है। तो जिस मैदान में वो उतरे उस मैदान में वो मैदान दूसरा था। वो स्मृतियों का मैदान नहीं था, धर्मशास्त्रों का मैदान नहीं था। इसकी बजाय कि आप ये खोजते कि हमारे यहाँ भी कहा है, आप ये क्यों सीधे सीधे नहीं कह सकते थे कि ऐसा होना चाहिए, ये न्याय है। आप
जो सही बात है उस पर आप आइए ये तो ना। आज भी हो रहा है क्या? कि ये हमारे यहाँ हुआ था। हाँ, तो वही बात है ना, वही बात मैं कह रहा हूँ कि आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप कोई नई चीज़ नहीं लेकर के आए, हमारे यहाँ था। तो ये हमारे यहाँ था का क्या मतलब है? आप एक समाज बनाना चाहते हैं, उसको आप बनाइए अगर आपको लगता है कि ठीक है। अच्छा, आप इस बात से सहमति रखते हैं वागीश जी, जब ये बार बार कहा जाता है कि हमारे यहाँ था, मिसाइल्स का जिक्र हमारे यहाँ बहुत पहले था, ये सब तो ये तमाम चीज़ें हमारे यहाँ कोई बहुत मतलब ही पहले नहीं है। थी। इसका तो कोई मतलब नहीं है। पुष्पक विमान को आप एरोनॉटिक्स से नहीं समझ सकते, सीधी सी बात ये है। या तो आप एरोनॉटिक्स सीखिए और ये तय करिए कि हम रफाल से बेहतर कैसे बना सकते हैं। ठीक बात है। तो वो एक सही, मतलब वो एक समझ में आने वाली बात है। लेकिन आप पुष्पक विमान का डिज़ाइन ढूंढ करके नहीं बना सकते उसको। वो चीज़ दूसरी है ना, जैसा मैंने कहा कि आप अगर महाभारत काल से महाभारत पढ़ेंगे तो मिट्टी के बर्तन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यानी पूरी बातचीत में जो आपने पेगन सभ्यता कहा वो बहुदेववाद के अर्थ में एक तो नहीं, कहा। नहीं, वो मैंने उसके लिए बहुत समय नहीं है, मैंने कुछ भी थोड़ा बहुत इसको समझाया है। नंबर इज़ नॉट द इन क्वेश्चन। हाँ, सवाल ये है कि अब इसके लिए मैंने बहुत शब्द अलग अलग इस्तेमाल किए हैं। एक तो काव्य चेतन भी मैंने आपको बताया ही जी। लेकिन फ़िलहाल जो मैंने चुना है वो, जिस पर मैं आगे कभी बात करूँगा, वो है अभिचारित रमणीय। अभिचारित रमणीय। ये एक डिरोगेटरी सेंस में इस्तेमाल होता रहा है, एंड आई हैव ए स्पेशल अट्रैक्शन टू एनीथिंग विच इज़ डिरोगेटरी। ऐसा क्यों? उसका भी कारण बाद में बताऊंगा। नहीं, आप बता सकते हैं, बताइए बताइए। अभी इसको स्पष्ट करने नहीं तो ये छूट जाएगा। हाँ, चलिए। तो अविचारित रमणीय का मतलब ये होता है कि वो रमणीय तो है लेकिन विचार के नाते नहीं हुआ। तो ये शब्द इस्तेमाल किया है जयराश भट्ट ने अपनी एक पुस्तक में, जो चारवाक दर्शन की अकेली अवेलेबल पुस्तक है। बाकी लिटरेचर इधर उधर मिलता है और वो उनके अपोनेंट्स के थ्रू मिलता है। तो यह सिर्फ इतना ही कहता है कि आप परमाणु के, मतलब सारे परमाणुओं का खंडन उन्होंने किया। और जैसा मैं शुरू में एक बार कर चुका हूँ कि ये चारवाकों ने भी किया, मध्यमक शास्त्र ने किया, अद्वैत दर्शन ने भी किया। तो रमणीय है लेकिन परमाणुओं से आप नहीं पा सकते। तो ये पेगनिज्म है। बहुदेववाद पर बात करते हुए आपने एक जगह ये भी कहा कि देवों का जो अस्तित्व है या जो देवता हैं उनका अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है। थोड़ा और बताइए। स्वतंत्र शब्द बड़ा मुश्किल शब्द है। हाँ, स्वतंत्र नहीं है क्योंकि वो मंत्रों से बंधा हुआ है। सारे मंत्रों के देवता बाहर नहीं है। मंत्रों के बाहर नहीं। दर्शन का सिद्धांत है। हाँ, वो मंत्रों से बंधे हुए हैं। नहीं, मंत्रों के भीतर हैं। चलिए। हाँ, तो वो स्वतंत्र नहीं है। जो मतलब खुद मंत्रों के बाहर नहीं है। आप यह क्यों कहते हैं कि स्वतंत्र नहीं है? यह कहिए कि मंत्र के बाहर उनका अस्तित्व नहीं है। तो एक तरीके से फिर तो वो बंधे हुए बंधा अगर हुआ कोई क्यों? आप मंत्रों के बंधा बाहर हुआ का मतलब होता है कि कोई डोर है जो किसी दूसरे के हाथ में है। तो ये तो बात नहीं है यहाँ तो बात ये हो रही है कि जैसे क्वांटम मैकेनिक्स वाले कहते हैं कि देयर इज नो रियलिटी बियॉन्ड द इक्वेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। जब आप ये कहते हैं कि कोई रियलिटी है जिसको कि हम फिजिक्स में डिस्क्राइब करते हैं, तो ये बात नहीं है। जो इन इक्वेशंस में, मतलब जो हमारे सब्जेक्ट में मौजूद है, वही रियलिटी है। अच्छा, अगर मंत्रों के बाहर देवता नहीं है और मुझे मंत्र नहीं आते हैं, फिर तो मैं देवता को नहीं पुकार पाऊंगा। तब आप किसी दूसरी चीज़ को पुकारते हैं जिसको आप देवता मानते हैं।
ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मूर्ति को हाथ जोड़ने के लिए मूर्ति के मंत्र ही आते होंगे। मूर्ति का आकार आपकी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार, आपकी पसंद के अनुसार होता है। मान लीजिए तुलसीदास जी गए वृंदावन, तो उन्होंने कहा तुलसी मस्तक तब रवे धनुष बाण लो हाथ, तो भगवान ने बंसी फेंक दी, धनुष बाण पकड़ लिया, इस अर्थ में कि उनको यह दिखाई पड़ा कि ये वंशी नहीं है, हाथ में धनुष बाण है। तो अब उनके हाथ में तो न वंशी है न धनुष बाण है। अगर आपको वंशी पसंद है तो पकड़ा दीजिए उनको, उस रूप में पूजा कर लीजिए। तो ये जो उपास्य है ये आपकी रुचि के अनुसार अपना रूप धारण करता है, न कि उसका अपना कोई रूप है। मंत्र हम नहीं बनाए, देवता उससे बाहर है नहीं ना। जिन मंत्रों की बात आप कर रहे हैं ये मीमांसा शास्त्र का सिद्धांत है जी, तो वो तो वेद को अपौरुषेय मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो अपौरुषेय का मतलब ये होता है कि जैसे आपका शरीर है तो सांस तो आपने बनाई नहीं, आपने अपने शरीर के अंदर सांस लेने का सिस्टम नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी आप सांस लेते हैं। आप कहते हैं कि मैं सांस ले रहा हूँ, मेरा दम घुट रहा है, यही सब तो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं। तो वो दम आपका कैसे हुआ? आपने अपने अंदर कोई सिस्टम डेवलप किया है जिससे कि आप सांस लेंगे? ऐसा तो है नहीं। तो ये वेद को हम ये मान के चलते हैं कि ये ब्रह्म का निश्वास है, यानी ये उसकी सांस है जो आती जाती है। तो ये अपौरुषेय वाणी है, इस अर्थ में वो अपौरुषेय है। लेकिन ये लेकिन एक पौरुषेय लोक व्यवहार भी होता है। पौरुषेय व्यवहार है, पौरुषेय शास्त्र है, भगवत गीता पौरुषेय है। आप चीज़ों को पौरुषेय से समझते हैं। ये सारी स्मृतियाँ, सारे ग्रंथ, व्याकरण, सिद्धांत, इतिहास, पुराण, प्रवचन, कथा, सूत्र, ये सब उसके उपबंधन हैं, उसको समझाने के लिए हैं, बढ़ाने के लिए हैं। आगे बढ़ रहा हूँ और प्रतिदर्श के कुछ निबंधों पर आ रहा हूँ। हाँ, इसमें महार्थ मंजरी के नाम से आपने पूरा एक वो गोरखनाथ पर, हाँ, गोरखनाथ पर आपने लिखा है और गोरख संहिता का आपने अध्ययन किया। इस सवाल से शायद बहुत से लोग कनेक्ट कर पाएंगे, इसलिए मैं इस सवाल को पूछ रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकेडमिक अगर बातचीत होगी तो बहुत सारे युवा और बहुत सारे लोग जो है वो कनेक्ट कर नहीं पाते हैं। एक योगी के क्या क्या लक्षण होते हैं? गोरक्षनाथ का आपने, गोरख संहिता का आपने अध्ययन किया और मैं जहाँ ले जाना चाह रहा हूँ वहाँ लोग पहुँच भी गए होंगे। एक योगी के क्या क्या लक्षण होने चाहिए उसमें दिया भी वो सब अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से दिए हुए हैं जी, लेकिन योग का अर्थ ज्ञान होता है। तो जैसे योग वासिष्ठ में जो योग शब्द का है, या गीता में ही जैसे है, हर चैप्टर का नाम योग है, उसके नीचे जो लिखा रहता है ये इसमें ये योग है। शुरू पहला ही चैप्टर है वो विषाद योग है, यहाँ से शुरू होती है बात। तो उसका अर्थ है ज्ञान। अब उसका एक तरीका है साधना का, तो वो योग हो गया। अब एक सांख्य दर्शन है, उसमें भी ज्ञान की ही बात होती है। अंतर क्या है? ये दो सिस्टम का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये मिलते जुलते हैं। तो योग को कहते हैं सामान्यतया बातचीत में कि यह शेषवर सांख्य है, मतलब ये सांख्य सिद्धांत ही है, लेकिन ये ईश्वर को एक्सेप्ट करता है, जबकि सांख्य सिद्धांत ईश्वर को एक्सेप्ट नहीं करता, मीमांसा ईश्वर को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये सारे सिस्टम जो हैं ये आस्तिक हैं, ये कहने का मतलब। नहीं, इसमें एक लक्षण तो ये भी है ना कि इदंता और अदंता जो है
अहंता और ईदंता जो है वो एक होना चाहिए, जिससे हम भीतर बाहर एक समाना कहते हैं। आप कह सकते हैं भी, इसका अर्थ यह है कि आपका अंतर्मन और बहिर्मन जो है वो एक होना चाहिए। नहीं नहीं, वो तो फिर बेसिकली आप बात इसकी कर रहे हैं कि भाई कथनी और करनी में भेद मत करो। ये तो दूसरी चीज़ है। ये जो होता है ये सत्य प्रतिज्ञ आप होते हैं कि भाई जो कह दिया उससे मैं बात बदल नहीं रहा हूँ। अच्छा वागीश जी, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जो आप लिखते हैं या जो आप कहते हैं, या बार बार जब आप मैथमेटिक्स और विज्ञान की तरफ जाते हैं तो चीज़ें जटिल हो जाती हैं? नहीं नहीं, जटिल तो ये या तो सारी ही जटिल हैं या फिर सारी ही आसान हैं। ये कुछ मेरी मजबूरियाँ भी हैं, गोयम मुश्किल वगैरह। नहीं हो सकता है पाठक या फिर जो श्रोता हैं उनकी भी रही हों कि वो उन विषयों के ज्ञाता नहीं है जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहना मुश्किल है क्योंकि लिखते समय तो कोई सामने रहता नहीं। एक सवाल ये भी है, फिर आप लिखते किसके लिए हैं? अपने लिए, समझने के लिए। तो यानी पाठक केंद्रित नहीं है वो ना। पाठक केंद्रित का क्या मतलब होता है? पाठक केंद्रित का मतलब होता है कि आप एक राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहे हैं। हाँ। तो वो तो मेरा काम नहीं है। जिस लेखक की यह समस्या है कि उसको राष्ट्र के नाम संबोधन देना है, वो तो बिल्कुल दूसरा काम कर रहा है। वो खुद समझने की उसकी कोई कोशिश नहीं है, लेकिन खुद समझने के लिए भी लिखना पड़ता है। तो मैंने तो वही किया है। मैंने कोई काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं लिखा है सिवाय इसके कि मैंने आचार्य वचनों को, चाहे वो पश्चिम के हैं चाहे यहाँ अपने यहाँ के हैं, उनकी ज्योग्राफी में नहीं गया, उनकी जेनियोलॉजी मैंने नहीं खोजी है कि वो किस वंश के से, लेकिन जो उन्होंने कहा है उसको समझने की चेष्टा में ही मैंने कुछ लिखा है। वागीश जी, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है। आपने उर्दू और फ़ारसी का अध्ययन किया, गालिब, बेदिल, आपने इनको पर्याप्त समय देकर पढ़ा, और कहा यह जाता है कि जितने जानकार इनके गालिब के आप हैं उतना हिंदी में बहुत कम लोग हैं। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी, या फिर ऐसा क्यों हुआ कि आपने उर्दू और फ़ारसी सीखी और गालिब और बेदिल को पढ़ा? कोई मजबूरी नहीं है, मतलब क्योंकि पसंद था तो पढ़ना शुरू किया। तो ये मैं पहले ही एक आध जगह कह चुका हूँ, बता चुका हूँ कि गालिब जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये खाली उर्दू पढ़ से समझ में नहीं आएगा, तो फ़ारसी की एक डिक्शनरी ली। फिर हर जगह एक वाक्य मिलता था कि गालिब पर बेदिल का बहुत असर है, लेकिन इसका मतलब क्या है, या बेदिल को इसके आगे कुछ नहीं मिलता था। गालिब पर जितनी भी किताबें हैं, जितने भी वर्सन्स हैं, उसमें आपको बेदिल का नाम इस वाक्य से आगे कहीं नहीं मिलता। तो फिर मैंने कोशिश की कि भाई बेदिल पढ़ा जाए। गालिब ने बहुत सी चीज़ें काट दी थी, वो क्या थी वो पढ़ा जाए। तो फिर बेदिल पढ़ना शुरू किया। तो इसी तरह से हुआ, कोई अलग से मैंने मतलब अध्ययन करने की चेष्टा नहीं की है, क्योंकि कविता अच्छी लगती थी तो इसलिए उसको पढ़ना शुरू किया, और उसको समझने की चेष्टा में ही मैं आगे बढ़ता गया। गालिब पर जितने लोग मुझे देख रहे हैं, गालिब पर अगर प्रॉपर आपको जानना हो कि वागीश शुक्ल क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, तो रेख्ता फाउंडेशन के ही एक और कार्यक्रम में जो 2 भागों में है, पर्याप्त उर्दू और गालिब पर सर के लेक्चर्स हैं, बातचीत है एक बहुत अच्छी, आप उसे देख सकते हैं, उसे सुन सकते हैं। आप सर्च करेंगे रेख्ता वागीश शुक्ल और गालिब या उर्दू, तो आपको वो तमाम बातचीत मिल जाएंगी। वो 2 भाग में है। आपकी एक बातचीत हमारे यहाँ पहले हो चुकी है, तो मैंने कहा बलराम शुक्ल ने हाँ की थी, जी, तो मुझे लगा वो चीज़ रिपीट ना हो, इसलिए मैंने उस पर कम से कम बात की। वही मैं भी चाहता हूँ कि वो रिपीट ना हो, उस तमाम बातें। एक चीज़ और, जब आप संस्कृत और फ़ारसी दोनों ज़बान का अध्ययन आप करते हैं, भाषाओं का अध्ययन करते हैं, क्या कोई साम्यता या विभेद आपको दिखलाई पड़ता है?
साम्यता और इस तरह से तो कहना गलत है, लेकिन पर्शियन लैंग्वेज के साथ एक शुरुआत से समस्या रही है कि जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो उनके पास शब्द नहीं थे अपनी चीज़ों को व्यक्त करने के लिए। जैसे लैटिन अमेरिकन लिटरेचर है तो उसमें क्या खास बात है, वो यही है कि उनके पास उनकी भाषा अपनी नहीं बची और जिन चीज़ों को वो कहना चाहते हैं उसके लिए उस भाषा में शब्द नहीं है। तो वो एक तलाश है, इसीलिए उसमें एक अंडरलाइंग करंट भी है। तो यही समस्या पर्शियन लैंग्वेज के साथ हुई है। जो था वह नष्ट हो गया, वो रिट्रीव नहीं किया जा सकता, उसको वापस नहीं पा सकते। तो एक तरह से वह प्रोटेस्ट की कविता है, लेकिन उस अर्थ में नहीं जिस अर्थ में हम प्रतिरोध की कविता कर रहे हैं। यहाँ पर क्या प्रतिरोध करने का मतलब होता है कि ये सिस्टम है, इसको हटा करके दूसरा है। तो बेसिकली ये एक बने बनाए खांचे से निकल करके दूसरे खांचे में जाने की कोशिश है। उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो उसके भीतर से ही उन्होंने चीज़ें निकाली। तो तमाम सिंबलिज्म है, तो एक उसमें इर्रिट्रीवेबली, मतलब जो अप्रत्यावर्तनीय, जिसको आप लौटा नहीं सकते, जो चला गया उसका दुख है, जिसको आप विषाद कह सकते हैं। मतलब इट्स नॉट जस्ट पेन, इट्स पैथोस। और दूसरी तरफ जो है वो एक उस जो पाया नहीं जा सकता उसको खोजने की तलाश है। तो ये एक परमानेंटली उसमें है, तो वो हमेशा एक सताए हुए आदमी की कविता होती है। मैं इसे जीवन में रख कर देखता हूँ और ये सवाल करता हूँ कि जो पाया नहीं जा सकता हमेशा उसकी तलाश आपको भी रही या रहती है? नहीं, दो चीज़ों में अंतर है। एक तो इस सेंस में है कि जो था और चला गया और पाया नहीं जा सकता, उसकी एक कविता होती है, मतलब उसका एक लिटरेचर होता है, वो इसमें है। तो फिर जाहिर है कि जिसने छीन लिया उसके खिलाफ आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आपने वो एक्सेप्ट कर लिया, उसके खिलाफ कैसे बोलेंगे आप? एक्सेप्ट कर लिया का मतलब ये है आपने एक सिस्टम डेवलप कर लिया कि भाई ये हमारा रिलीजन है, वो था तो नहीं। ये हमारी लैंग्वेज है, वो थी तो नहीं। सडनली आफ्टर 300 years after the destruction of the Iranian civilization, there comes a language which is called Persian. उसमें कितना है अपना, कितना बाहरी है, कितना कॉलोनियल है, कितना ऑक्यूपाइड है, कितना ऑक्यूपायर का हिस्सा है, ये सब पता नहीं है। बट यू हैव एक्सेप्टेड इट, चाहे आपने किसी भी कारण से किया, आपने उसको मान लिया है, तो उसके खिलाफ भी आप नहीं बोल सकते। लेकिन जो चला गया, तो जिसने छीना है उसके खिलाफ आप बोल नहीं सकते, क्योंकि आपने उसको अपना मान लिया। दूसरी तरफ जो था उसका लॉस है। एक ये होता है जो पाया नहीं जा सकता उसकी खोज, ये जो है अद्वैत की बात है कि मतलब वो आप किसी उपाय से नहीं प्राप्त कर सकते, वो बिल्कुल दूसरी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि वो आपके पास था और आपसे छीन लिया गया, जिसका आपके जीवन पर बहुत प्रभाव है, अद्वैत। हाँ, प्रभाव क्या मतलब, मैं उसी को स्वीकार करता हूँ, दूसरा कोई सिस्टम मेरी समझ में आता नहीं है। साहित्य क्या है? जब निबंध आपने लिखा, साहित्य क्या है, उसकी पहली ही पंक्ति है,
कि साहित्य मृत्यु का सामना करने की विधि है। हाँ, तो आपने अभी जो मैंने बात कही वही है। जबकि लोग तो साहित्य में स्फूर्ति और जीवन का संचार देखते हैं। नहीं, जितना ही साहित्य जीवन से दूर होगा उतना ही वह साहित्य होगा। मतलब बेसिकली वह इस जिंदगी से भागने के लिए है। तो आप भागते हैं, कह सकते हैं। मतलब उसको आप भागना कह सकते हैं, मैं भागना मान देता हूँ। लेकिन बेसिकली पॉइंट ये है कि आप इसको लेकिन ऐसा होता बदलने क्यों के है? लिए नहीं है, ऐसा क्यों होता है? क्यों जीवन से भागना है? क्योंकि यह मिथ्या है। असत्य के मार्ग पर चल करके ही आप सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सत्य है क्या, ये कहना मुश्किल है। तो आपको ट्रूथ जो है वो एक टिरैनिकल सेंस में ही आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अतः इट्स ए टिरैनिकल वर्ड, मैं ये कहना चाहता हूँ। पता नहीं ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं। कुछ ऐसे सत्य रहे होंगे जिन्हें आप स्वीकारना नहीं चाहते होंगे, लेकिन आपको जीवन में स्वीकारने पड़े होंगे। सारे ही सत्य से ऐसे होते हैं। देह धरे को दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान सो, मूर्ख भुगते रोए। तो ज्ञान तो जब प्राप्त होगा तब होगा, लेकिन वैसे तो रो करके ही भोगना होता है। जीवन में कोई ऐसा दुख जिसके बारे में आप सोचते हैं तो लगता है कि ये नहीं घटना चाहिए था? मैं फिर आपको एक मतलब लतीफ़े से ही इसका जवाब दे सकता हूँ। हमारे यहाँ आईआईटी में प्रोफेसर एम एस सोढ़ा हुआ करते थे, फिजिक्स के बहुत बड़े विद्वानों में से। महेंद्र सिंह सोढ़ा वाइस चांसलर वगैरह भी बहुत जगहों पर रहे, मतलब विद्वान आदमी थे। तो एक दिन वो जा रहे थे टहलते हुए। आईआईटी अच्छी जगह है टहलने की, बहुत सारे लोग शाम सुबह टहलते हैं, आप जानते हैं। तो उधर से डायरेक्टर साहब आ रहे थे। तो डायरेक्टर साहब ने पूछा सोढ़ा साहब से कि ये सोढ़ा साहब क्या हाल चाल है। उन्होंने कहा कि सब आपकी दुआ है। तो उन्होंने जो स्टैंडर्ड जवाब होता है, जो लोग दुआ का मतलब नहीं समझते वो इसी तरह से बात करते हैं कि अरे हमारी क्या दुआ है, दुआ तो ऊपर वाले की है। तो इन्होंने जवाब दिया कि सर वो भी प्रॉपर चैनल के थ्रू आती है। तो पहले आपके पहुँचेगी तब आप मुझे देंगे, तभी कामयाब होगी वगैरह। तो ये प्रॉपर चैनल नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ हमारे पास। तो अगर कोई दुख या सुख मिला है, या दुख, और आपने पूछा तो दुख का ही कह लीजिए। तो दुख मैं इसलिए पूछा क्योंकि नहीं ठीक ने है, मृत्यु और तमाम चीज़ों का जिक्र किया। वो बार बार मैं कहता हूँ, बिना मृत्यु का बारे में सोचे आप कुछ लिख ही नहीं सकते। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जीवन से तो साहित्य का कोई मतलब है नहीं। खैर, समाज से कोई मतलब नहीं है। मतलब जितना ही दूर आप समाज से होंगे उतना ही आप, जितना ही नज़दीक होंगे उतना ही आप राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। इन दोनों में बहुत बुनियादी फ़र्क है। तो दुख की आपने बात की, तो उसके लिए कोई प्रॉपर चैनल नहीं रहा है। अगर कोई कष्ट मुझे पहुंचा है तो उसका कारण मनुष्य नहीं रहे हैं, उसका कारण जो है। मतलब एक कहावत है, आमतौर पर इन सवालों को लतीफ़े में वही लोग टाल दिया करते हैं जो या तो वो कहना नहीं चाहते हैं
उन तमाम चीज़ों को, या फिर अंदर से बहुत दुख भरा होता है? अब कैसे भी कह सकते हैं। कोई ऐसा काम जिसको देख कर लगता हो कि ये मुझे करना चाहिए था, किसी और ने कर दिया? ऐसा तो कोई काम नहीं है जिसको करने को लिखा था उसने कर दिया। अगर मेरे हिस्से में लिखा होता तो मैं कर देता। ये तो नियतिवाद की तरफ आप जा रहे हैं। हाँ, नियतिवाद भी कह सकते हैं, लेकिन देखिए बेसिकली क्या होता है, आप एक एप्लीकेशन देते हैं, कहीं आप सेलेक्ट हो जाते हैं, कहीं नहीं सेलेक्ट होते, तो उसका कारण क्या होता है? न सेलेक्ट होने का एक ही कारण होता है कि सिलेक्शन कमेटी ने आपको योग्य नहीं पाया, और सिलेक्ट होने का एक ही कारण होता है कि आपको इस काबिल समझा गया कि आपको नौकरी दी जाए। तो वही स्थिति यह है। अब आप ये बताइए कि साहब अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं ये किया होता, तो बहुत अच्छा है। अगर आप होते तो करते, लेकिन आप हैं तो नहीं। तो इन सब चीज़ों का क्या मतलब है? क्या भाषा को लेके आप बहुत ज़्यादा रिजिड हैं? किस सेंस में? मतलब अभी भी आपकी अगर किताबें पढ़ें तो जो इकारांत या उकारांत शब्द हैं, जहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए, वहाँ पर चंद्रबिंदी लगती है अभी भी। तो मेरे सिस्टम में ये मौजूद था तो मैंने कर दिया। पहले ये होता था। बेसिकली क्या हुआ है कि पहले प्रेस होता था, तो उसका तात्पर्य यह होता था कि जैसा है वैसा लिखा जाना चाहिए। फिर बाद में ये हुआ कि साहब टाइपराइटर आया, तो जैसा टाइप करेंगे वैसा प्रेस में छपना चाहिए। अगर टाइपराइटर वह काम नहीं कर सकता तो प्रूफ रीडर कैसे चेक करेगा, कंपोज़र कैसे उसको बनाएगा? तो ये हो गया। तो लिखना टाइपराइटर तक सीमित हो गया, चाहे वो प्रत्यक्ष है चाहे वो अप्रत्यक्ष है। उसके बाद अब जो है कंप्यूटर से कंपोज होना शुरू हुआ। तो बेसिकली ये कौन सा फॉन्ट है, कौन सा, इन सब चीज़ों पर निर्भर है। तो मैंने लेटेक्स सिस्टम पर लिखा है जब से मैंने कंप्यूटर पर लिखना शुरू किया। ये सीखा तो मैथमेटिक्स के लिए था, इसलिए कि इसके बिना पर्चा नहीं एक्सेप्ट होता। अगर आप वर्ड में टाइप करेंगे तो पेपर एक्सेप्ट नहीं होगा। अब तो चीज़ें बदल गई हैं काफ़ी। क्या चीज़ें बदल गई? अब तो चंद्रबिंदी का प्रयोग उस तरीके से नहीं होता। नहीं, अब नहीं होता का क्या मतलब है? पहले होता था। जब से टाइपराइटर बीच में आया तब से नहीं होने लगा कि उसमें नहीं लगती है, तो लोगों ने बिंदी लगानी शुरू कर दी। ऐसी बहुत सी मैंने किताबें पढ़ी हैं जिसमें चंद्रबिंदी थी। तो अब मेरे सिस्टम में मेरा जो पैकेज है उसमें अवेलेबल है, तो मैं क्यों नहीं करूँगा? ये भाषा के प्रति शुद्धतावादी दृष्टिकोण है नहीं, या नहीं, फिर केवल अपनी सहूलियत के हिसाब से है? सहूलियत मतलब अवेलेबल था तो मैं कर रहा हूँ, नहीं अवेलेबल होता तो वो कैसे मैं करता? मैं हाथ से तो लिख नहीं सकता था उसमें। करूँगा तो उतना ही जितना इसमें, लेकिन ये है कि इस सिस्टम में फ्रीडम बहुत है। ये मेरा कहने का मतलब है। एक उपन्यास लिख रहे थे आप, लिख रहे हैं, कब पूरा होगा? अब इस वक्त तो उसको फिर से उठाया है, तो देखिए कब तक पूरा होता। एक सवाल की इजाज़त दे तो मैं करूं, अगर ख़राब ना लगे तो। अब नहीं जवाब देना होगा तो नहीं दूंगा, आप पूछने को तो स्वतंत्र ही हैं। बहुत निजी है इसलिए मैं सोच रहा था, लेकिन अब चूंकि आप नहीं खुले तो मुझे लगा कि मैं पूछता हूँ। जितना मुझे लोगों से जानने को मिला वगैरह वगैरह, आपने भी कविताएं लिखी और आपके पुत्र भी कविताएं लिखते थे। कैसी कविताएं उनकी लगा करती थीं आपको, और किस तरह के कवि थे?
कविताएं तो अच्छी थी, मैंने उनको छपवाया था और लोगों को दिया भी है। अब भी बहुत सारी प्रतियां हैं जो मैं दे सकता हूँ। तो मेरे लिए तो महत्वपूर्ण ही था, अच्छा ही था, लेकिन इसके आगे मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। पुस्तक अभी भी उपलब्ध है मेरे पास, जिसको चाहिए ले सकता है, पढ़ सकता है, तय कर सकता है। गालिब और बेदिल वाला भी मैंने सवाल इसीलिए किया था, क्योंकि कहा गया कि उन्हीं की वजह से आपने गालिब और बेदिल को पढ़ना शुरू किया। ऐसा नहीं है, मैं तो पढ़ता तो था मैं पहले भी, लेकिन ये जो मतलब था, मतलब कुछ डाइवर्जन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, या शायद कुछ ऐसा करने की कोशिश जिसको मैं कभी पूरा न कर पाऊँ, इस तरह की कुछ बातें रही होंगी। तो मैंने, जैसे जाहिर है कि आप बेदिल को कभी भी पूरा नहीं पढ़ सकते, वो एक मुहिते बेकरा कहते हैं उसको, ऐसा समुद्र जिसका कोई किनारा नहीं है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसे समुद्र में जाना चाहें जिसका कोई किनारा न हो। तो कुछ ऐसे ही अगर कारण ढूंढना ही है, काल कारण संबंध में अगर अटूट विश्वास है तो यह कारण बताया जा सकता है, अन्यथा तो सारी चीज़ें अकारण ही होती हैं। योग वासिष्ठ ने आता है कि ये नियति, मतलब महाकाली कर लीजिए, कुछ भी दान दे दीजिए, तो उनका एक नृत्य होता है जो महाकाल और महाकाली मिल करके करते हैं। तो उसी में अचानक कहीं अगर छू गया तो सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। तो इसका एक नाम उन्होंने दिया है काकतालीय योग। तो काकतालीय का मतलब यही होता है कि आप पेड़ के नीचे से जा रहे हैं, ताड़ के ऊपर से जो है वो गिरा सिर पर, सिर फूट गया, ऊपर एक कौवा बैठा है। तो आप बता रहे हैं कि चूंकि वह कौवा वहाँ बैठा था इसलिए पेड़ मेरे सिर पर गिर गया। तो ये आप मतलब कारण एक ढूंढते हैं हर कार्य का। कोई ऐसा काम जो वागीश शुक्ल करना चाहते थे, नहीं कर पाए और करना चाहते हैं? करने जैसा तो कुछ नहीं है, मतलब चाहने को तो आदमी बहुत कुछ चाह सकता है, लेकिन वो उदाहरण, मतलब वो इसी तरह की बात है कि आप एक सपना देखते हैं कि राजा साहब ने हमको बुलाया, बहुत सारा इनाम दिया, तो खुश होकर के लौट गए। या ट्रेन पकड़ने जा रहा था, ट्रेन छूट गई तो दुखी हो गए। तो उसी तरह से यह है, हो सकता है आप चाहते हैं तो नहीं कर पाए, तो उसके लिए रास्ता तो मौजूद है, यू कैन डू ड्रीमिंग। आप बैठ करके सोचते रहिए कि अगर मैं होता तो मैं क्या करता। ठीक बात है। तो उतने से ही हो जाता है। चलिए, आप ऐसे ही लिखते रहें, उपन्यास जल्दी आपका पूरा हो, स्वस्थ रहें, और टीकाएँ आएँ और शब्द इसी तरीके से हमारे सामने खुलते रहें, हम उनके बारे में जानते रहें और आपको ऐसे ही रचते हुए देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने संगत में शिरकत की, हमसे बातचीत की। ठीक है, आपका भी धन्यवाद। कल्पना यथार्थ से थोड़ा ही ऊपर चलती है, जैसे परछाई। पिता सम्मान के साथ नहीं आते हैं,
उसका कारण यह है कि पिता हमें निरंतर तंग करते रहे। उस किताब का नाम था रागिनी। वो जासूसी उपन्यास था और इलाहाबाद से छपता था। तो मैं धीरे से वो किताब चुरा लाया, मेरा मन हुआ पढ़ने को। मैं न्याय दिलाने के लिए मैंने कहानी नहीं लिखी, मैंने उस दर्द को एक्सप्रेस करने के लिए लिखी। पुरुष बहुत जगह कटघरे में है, कहीं स्त्री को भी कटघरे में होना चाहिए। जो उस समय का कसाई बाड़ा जो था, उससे ज़्यादा कसाई बाड़ापन गांव में अब आ गया है।